हेलो 10th ग्रेडर्स, कैसी चल रही है आपकी मैथ्स की प्रिपरेशन? बोर्ड्स बहुत पास आ चुके हैं। सीबीएसई ने तो सैंपल पेपर भी इशू कर दिया है। आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का, दैट इज कोड 041 का पेपर सॉल्व। जरा देखते हैं इस पेपर में सीबीएसई ने क्या दिया है और किस टाइप के क्वेश्चन पूछने वाली है इस बार बोर्ड्स में। तैयारी अच्छी से होनी चाहिए, क्योंकि हमने बोला है कि मैथ्स में टॉप करने का सरल तरीका, 80 में से 80 लाने का सरल तरीका, और वो भी केवल एनसीईआरटी की सहायता से। ये कैसे होता है? ये बहुत ही सिंपल है। अगर आप एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ ले तो ये पेपर कितने आसानी से निकल जाएगा, ये अभी के अभी साबित हो जाएगा। राइट, आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि अगर आपकी प्रिपरेशन में कोई भी कमी है, जी हां, अगर कोई भी छोटी से छोटी कमी भी है, तो उसको कैसे हटाया जा सकता है। स्पीकिंग चॉक्स है ना यार, टेंशन लेने की क्या बात है। और ए भी है ना आपके साथ, अभिषेक भैया, आपका प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। आओ शुरू करते हैं। सैंपल पेपर 041 फॉर बोर्ड्स 2024-25 सीबीएसई के द्वारा दिया गया। आइए पहले पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शंस, और इंस्ट्रक्शंस होती हैं बहुत ही सिंपल, हर बार सेम, लेकिन फिर भी हमें इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी चाहिए। यहां पे लिखा हुआ है कि 38 क्वेश्चंस हैं इस पेपर में, और पहले सेक्शन में 1 से 18 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आखिरी के 2 क्वेश्चन असर्शन बेस्ड है, 21 से 25 2 मार्क्स वाले हैं, फिर 3 मार्क्स वाले हैं, फिर 5 मार्क्स वाले हैं, फिर 4 मार्क्स वाले हैं, जिसमें कुछ 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 पार्ट्स है। और आखिरी में लिखा हुआ है कि भाई 3 सेक्शंस में 2 क्वेश्चंस पे चॉइसेस हैं। मतलब अगर कभी ऐसा हुआ कि यार ये क्वेश्चन तो आता नहीं, तो फिर और देखने को मिलेगा आपको करीबन 6 क्वेश्चंस में। और आखिरी में लिखा हुआ है कि पाई को 22/7 लेना है, और कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है। ये तो हम सबको पहले से ही पता था। सो द थिंग इज कि अब हम शुरू करते हैं सीबीएसई सैंपल पेपर कोड 041 स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का 10th ग्रेड के लिए, और देखते हैं कि इसके एक एक क्वेश्चन में क्या जूस है और इससे क्या इशारा मिल रहा है, और उस इशारे को अगर हम समझते हैं तो प्रिपरेशन कैसे करनी है। हियर वी गो, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता होना चाहिए, पासेस थ्रू द पॉइंट -6, 0, 0, -34, -26, 0, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर। तो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है, तो आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए? आपको मालूम होना चाहिए कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। राइट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ओके, पास करता है जब वो किसी पॉइंट से, तो इतने सारे पॉइंट्स से पास किस तरह करता है, कुछ विजुअलाइजेशन होना चाहिए। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, है कि नहीं? बहुत सिंपल सी बात है। कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि उस क्वेश्चन के अंदर दी गई इंफॉर्मेशन आप कितनी अच्छे से डिकोड कर पाते हैं, आपको समझ में आता है कि नहीं आता भाई। और तो कोई सिंपल रूल है नहीं। नाउ द थिंग इज कि अगर ये सारी बातें पता है, तो हमें पता होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक पैराबोला बनाता है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, लेकिन हमारे मतलब के पॉइंट कौन से हैं भाई? हमारे मतलब के पॉइंट वो हैं जो एक्स एक्सिस पे ये पैराबोला कट करता है। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस को अगर मैं इनपुट लूं, तो वाई एक्सिस को मैं आउटपुट लूंगा। एक्स एक्सिस को अगर मैं इनपुट लूं, तो वाई एक्सिस को मैं आउटपुट लूंगा। तो पॉलिनोमियल है क्या? पॉलिनोमियल एक मशीन है जिस पे आप इनपुट दीजिए, आउटपुट आता है। और अगर आउटपुट 0 हो जाए ये वो ओ है, अगर आउटपुट 0 हो जाए, तो वो उस इनपुट को जिससे आउटपुट 0 हुआ था, उस इनपुट को जिससे आउटपुट 0 हुआ था, उसे हम बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और यहां पे x की वो वैल्यूज जिसमें y 0 आ रहा है, उसे बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। और अगर y 0 आया, तो वो पॉइंट होगा x, 0, x डैश, 0, है कि नहीं? अगर y 0 है, तो y को 0 होना पड़ेगा, और अगर y 0 हो गया, तो वो पॉइंट हो जाएंगे x एक्सिस पे। और यही आपके टीचर ने सिखाया है कि जहां जहां पे x एक्सिस पे ग्राफ काटेगा, उसे जीरोस बोल दो। लेकिन डिटेल में अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है, तो आप सीधा बोलेंगे कि -6, 0 और 6, 0 में 2 जगह पे y 0 है, और इनपुट क्या था? -6 और 6। तो वो इनपुट जिसके लिए आउटपुट 0 हो जाए, उसे जीरोस कहते हैं। तो इसका मतलब -6 और 6 हमारे 2 हीरोज हैं, या हीरो बोल सकते हैं है तो ये जीरोस, लेकिन हम इन्हें बोलते हैं हीरोज। तो क्या सीखा दोस्तों इसमें? आपने सीखा कि अगर आपको आता हो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, और वो भी ब्यूटीफुली,
तो आप इस क्वेश्चन को चुटकी बजाते 10 सेकंड में करके आगे निकल सकते थे, क्वेश्चन को देखते और सीधा देखते ही बोलते कि भाई y 0 चाहिए, -6 पे 0 है और 6 पे 0 है, -6,6, क्वेश्चन खत्म। लेकिन ऐसा कैसे हो पाएगा? अगर ऐसा आज तक नहीं हो पाया है या आपके मन में हल्की सी भी एक परेशानी डेवलप हो रही है कि भाई मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगा, तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। मैंने आपके लिए बना दिए हैं वीडियोस जिसमें है सेल्फ स्टडी मटेरियल, आप खुद पढ़ सकते हैं पूरा के पूरा मैथमेटिक्स शुरू से लेके एंड तक, एक एक कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी का, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का और एक एक क्वेश्चन एग्जाम्पलर का, और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ 349 रुपीज फ्लैट। जल्दी से ले लीजिए, स्पीकिंग चॉक्स के ऐप पे जाइए, डाउनलोड करिए और पढ़ाई कर दीजिए शुरू। और अगर पढ़ना चाहते हैं मेरे से लाइव क्लासेस रोज, तो फिर 499 पर मंथ पे आप मेरी लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। इजी पीजी। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। The value of k for which the system of equations 3x minus ky is equal to 7 and 6x plus 10y is equal to 3 is inconsistent. Value of k हमें मतलब पता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब पता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई है। इनकंसिस्टेंट का अगर मतलब हमें ठीक से पता है तो बात खत्म। आप बोलेंगे भी ये तो मुझे भी पता है, अगर इन सब का बात का मतलब पता है तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको नहीं पता है तो क्या करें, और पता है तो क्या पता होना चाहिए था। देखिए, अगर मैं बोलूं 2 एप्पल प्लस 3 बनाना 10 के हैं और 4 एप्पल्स एंड 6 बनानास, अगर 20 नहीं आपको लग रहा है ना डबल हो गया, 20 की जगह अगर मैं 50 कर दूं तो आप बोलेंगे ये भी एक गलत बात है। जब 2 एप्पल और 3 बनाना 10 के होते हैं तो फिर 4 एप्पल और 6 बनाना 20 के होने चाहिए थे। मैं बोलूंगा नहीं भाई, ये एप्पल और बनाना इंपोर्टेड है। आजकल तो बड़े ट्रेंड चला ना, वो स्टिकर लगा के सेब को बड़ा महंगा कर देते हैं। हाँ, तो इंपोर्टेड है। या मैं बोलूं कि किसी और शॉप के हैं तो आप बोलेंगे फिर ये एप्पल और ये एप्पल अलग हैं, ये बनाना और ये बनाना अलग है। इन दोनों इक्वेशंस में कोई मेल नहीं है, वो एक दूसरे से जुड़े नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट है। तो फिर आप आराम से बोल पाएंगे कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिचुएशन, है ना। बहुत इजी है। रियल लाइफ के एग्जाम्पल से अगर आप समझें तो वो क्वेश्चन, वो टॉपिक, वो कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से समझ में आता है कि आप उसे कहीं पे भी कैसे भी कितना भी टेढ़ मरोड़ के अगर आपके सामने आ जाए आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। नाउ यहां पे सिंपल सी बात है, 3/6, ये देखिए, ये रहा a1, ये रहा a2, इज शुड बी इक्वल टू -k/10। अब मैं यहां पे क्या डालूं भाई? सिंपल सी बात है कि k की वैल्यू पॉजिटिव तो हो नहीं सकती क्योंकि यहां नेगेटिव लगा हुआ है, यहां पे सब कुछ पॉजिटिव है। तो मुझे ऐसे नंबर चाहिए जो नेगेटिव हो, जिससे नेगेटिव नेगेटिव कट जाए और आंसर आ जाए 1/2। इसका मतलब इसका आधा, -5। बहुत ही सिंपल है। देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को जब भी आप सॉल्व करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं आपको चाहता हूं प्रिपेयर करना। अदरवाइज आप इसको तुरंत समझ सकते थे। 3/6 1/2 -k/10, मुझे माइनस हटाना होगा, इसका मतलब वो नंबर नेगेटिव होगा और 10 से आधा होगा -5। तो इसके लिए मुझे पता होना चाहिए था कि इनकंसिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है, और वो भी अच्छे से, जैसे आपने अभी भी सीखा कि इनकंसिस्टेंट का मीनिंग होता है कि जब 2 एप्पल प्लस 3 बनाना 10 के है तो फिर 4 एप्पल और 6 बनाना 20 के क्यों नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो वो दो इक्वेशंस आपस में इनकंसिस्टेंट हैं, देयर इज नो कंसिस्टेंसी। और अगर ये बात आपको और क्लैरिटी से समझनी है तो सिर्फ 349 रुपीज खर्च करने हैं, स्पीकिंग चॉक्स के ऐप को डाउनलोड करना है, और मैंने बनाया है आपके लिए कंप्लीट मैथमेटिक्स, साथ में फ्री में मिलेगा आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री भी। राइट, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें हम पूछते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो हमें ये सोचना होता है कि ट्रू है, देखते हैं ट्रू करके दिखाएंगे उसको। और जब ट्रू हो ही नहीं सकती तो फिर हम बोलते हैं चलो यार ये ट्रू नहीं है। अ नंबर ऑफ सीकेंड कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। नहीं समझ में आया, मतलब एज ए स्टूडेंट बिहेव कर रहा हूं यार, एकदम से पढ़ने से थोड़ी ना एकदम क्लियर हो गया कि इसका ये मतलब है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल। ये बात मुझे पता है कि सर्कल पे एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट गुजरती है, मल्टीपल नहीं गुजर सकती। नाउ अ कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट ऑन द सर्कल। ये भी बात सही है, कॉर्ड होती है जो 2 पॉइंट्स को जोड़ती है। ओके, फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड अ सर्कल ओनली 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ सर्कल।
इनसाइड सर्कल से तो टेंजेंट बन ही नहीं सकती, ये गलत है। तो कई बार हम ऐसे ही टेंशन ले लेते हैं यार, ऐसे ही टेंशन ले लेते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे होगा कि नहीं होगा। अरे वहां पे लिखा था कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। आप चारों स्टेटमेंट पढ़िए, धैर्य के साथ पढ़िए, आपको जरूर एक स्टेटमेंट मिल जाएगी जो कि ट्रू नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ और देखते हैं कि 4 में क्या है। लेकिन उसके पहले यहां पे बताना पड़ेगा कि मुझे कि यहां पे क्या आना चाहिए था। मुझे पता होना चाहिए था कि टेंजेंट कैन नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम इनसाइड। अच्छा, इस टॉपिक की मजेदार बात यह है कि यह पॉइंट एग्जैक्टली अच्छे से समझाया गया है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में एक फिगर के थ्रू बताया भी गया हुआ है कि अगर पॉइंट अंदर हो, ऑन द सर्कल हो, आउटसाइड हो, अंदर एक भी टेंजेंट नहीं बन सकती, ऑन द सर्कल हो तो एक बन सकती है, आउटसाइड हो तो 2 बन सकती है। यह सब कुछ बताया गया है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा कहीं क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा कहीं क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। इसका मतलब आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आनी चाहिए थी, और अगर आपको लाइन बाय लाइन नहीं आती तो इस क्वेश्चन के होने की संभावना थोड़ी कम थी। और अगर आपको लाइन बाय लाइन अभी भी पढ़ना है तो बस आपको स्पीकिंग चॉक्स का ऐप डाउनलोड करना है, 349 पे करना है, और आप लाइन बाय लाइन मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ा के दिखा दिया है ताकि आपकी प्रिपरेशन हो जाए चौकस और आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर दे किल। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज 7n-4, 7n-4 देख के टेंशन हो सकती है किसी को। nth टर्म ऑफ एन एपी 7n-4 है, देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इज। नाउ 7n-4 है क्या? 7n-4 है आपको जर्नल टर्म, जर्नल टर्म, और यह है 7n-4। इसका मतलब आप इस जनरल टर्म से एपी को डेवलप कर सकते हैं। अगर आपको n को 1 डालेंगे तो 7 × 1 - 4 3 आ जाएगा। अगर आप n को 2 डालेंगे तो 14 - 4 10 आ जाएगा। अगर आप n को 3 डालेंगे तो 21 - 4 17 आ जाएगा। और आप आराम से बता पाएंगे T2 - T1, D = T2 - T1 = 10 - 3 = 7, और आप लगा देंगे 7 पे और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जो स्मार्ट बच्चा है ना, वो इसको ऐसे देखेगा, 7n-4 7 का मल्टीपल हो रहा है, -4 तो कांस्टेंट है, बार बार 4 कम हो रहा है, बट जब भी वो जंप मारेगा तो 7 7 7 की जंप मारेगा। डी को तो 7 होना ही चाहिए था है ना, सिंपल। डी को तो 7 होना ही चाहिए था। तो एक सेकंड में भी इसका आंसर दिया जा सकता था अगर आपको यह बात अच्छे से पता है कि जर्नल टर्म कैसे काम करती है। जर्नल टर्म कैसे काम करती है, अगर आपको यह पॉइंट अच्छे से पता था तो आप इस क्वेश्चन को 5 सेकंड्स में निपटा के आगे बढ़ सकते थे। और अगर बाय चांस आपको यह नहीं पता है तो अभी भी टाइम है। आपको सिर्फ स्पीकिंग चॉक्स की ऐप को डाउनलोड करना है, 349 का सेल्फ स्टडी मटेरियल लेना है, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कंप्लीट एंड टू एंड एनसीईआरटी का एक पेज, और आप बन सकते हैं चैंपियन अपने घर में बैठे बैठे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं है। राइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, the radius of the base of the right circular cone and the radius of the sphere both are 5 centimeter. Both are 5 centimeter. If the volume of the cone is equal to the volume of the sphere, if the volume of the cone 1/3 pi r square h is equal to the volume of the sphere 4/3 pi r cube, then height of the cone is क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते अगर आप ऐसा लिख पा रहे हैं, दैट मींस आपने प्रिपरेशन अच्छे से कर रखी है, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो सॉल्यूशन तो आपके पास है ही। नाउ द थिंग इज कि यहां पे अगर मैं बोलूं कि r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, एक r बच जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये जो h दिखाई दे रहा है आपको वो 4r रह जाएगा, और r 5 है। तो आपको कितने सेकंड लगेंगे बताने में कि 4 5 20 होता है? 4 5 20 होता है। नाउ द थिंग, इसके क्वेश्चन कितना आसान लग रहा है, या सारे ही क्वेश्चन आपको थोड़ी देर में आसान लगेंगे? वो इसलिए आसान लगेंगे क्योंकि जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो एकदम करेक्ट है। आपको क्या मालूम होना चाहिए था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? आपको मालूम होना चाहिए था कि वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं मेंसुरेशन में। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के
चैप्टर में वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे कैंसिल आउट करते हैं और कैसे तेजी से आंसर निकालते हैं, जैसे कि हमने यहां पे निकाला। नाउ द थिंग इज कि अगर आपको जरा सा भी डाउट हो रहा है अपनी प्रिपरेशन में, तो जस्ट डाउनलोड द ऐप स्पीकिंग चॉक्स एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑन योर ओन at the cost of less than a burger and fries, 349 only, and that too for physics, chemistry and maths together. आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। If tan theta is equal to 5/2, then 4 sin theta plus cos theta. Oh my God! इसको देख के कई लोगों को हल्का फुल्का पसीना भी आ जाता है। नाउ द थिंग इज कि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा होता है, हमें पता होना चाहिए। और अगर ये पता है तो ये जब डिवाइड बाय cos करूंगा मैं, और यहां पे भी डिवाइड बाय cos करूंगा, तो ये बन जाएगा 4 tan प्लस 1 अपॉन 4 tan माइनस 1, और tan की वैल्यू दी हुई है 5/2 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 5/2 माइनस 1, और ये हो जाएगी 10 प्लस 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 11 अपॉन 9, और 11 अपॉन 9 यहां मुझे मिल चुका है, और मैं इसे फटाफट से सॉल्व करके आगे बढ़ जाऊंगा। कैसा लग रहा है? अगर ऐसा ही हो आपके साथ बोर्ड एग्जाम्स में, तो है ना, कोई भी सोचेगा कि भाई ऐसा ही हो तो सबसे बेस्ट रहेगा। और ऐसा करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगो मेक कमांड। यस, मैं उसी एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं, हाँ 8.3 की बात कर रहा हूं, जहां पे काफी बच्चे अटकते हैं प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस में, tan थीटा वाले क्वेश्चंस में, sin थीटा वाले क्वेश्चंस में। एक एक क्वेश्चन को कैसे करना है अगर समझना है तो सिर्फ स्पीकिंग चॉक्स की आपको डाउनलोड करना है, और 349 का ये सेल्फ स्टडी का कोर्स लेना है, और आपको एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पलर का एक एक क्वेश्चन इतने ब्यूटीफुली समझ में आ जाएगा कि आप बोलेंगे कि वाह ये भी क्या बात है, मेरी प्रिपरेशन तो सिर्फ 10 दिन में ही पूरी हो गई। 14 दिन लेंगे, हाँ, रोज का एक चैप्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर अ टेंजेंट हैज बीन ड्रॉन एट अ पॉइंट P ऑन द सर्कल सेंटर्ड एट O। नाउ इसमें क्या करना है कि भाई ये एंगल दिया हुआ है, इफ TPQ इज 110, ये वाला एंगल है 110, तो बताना है कि ये एंगल कितना होगा POQ। नाउ अगर आपको ये हल्का सा भी हिंट भी है कि एक टेंजेंट जब गुजरती है एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, अगर मैं सेंटर को ज्वाइन कर दूं तो ये 90 डिग्री होता है, और क्यों ना हो OA 90 अगर नहीं होगा टेंजेंट T पे, तो क्या OA डैश होगा? नहीं यार, OA इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर मैं इस पॉइंट से सामने वाली दीवार की तरफ जाना चाहूं तो सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा कि मैं सीधा जाऊं, ना कि टेढ़ा। और आपको पता है कि OA सर्कल पे है, उसके बाद सारे पॉइंट सर्कल के बाहर है, इसका मतलब OA शॉर्टेस्ट है, और अगर OA शॉर्टेस्ट है तो वो परपेंडिकुलर है इस टेंजेंट पे। ये इतनी सी बात अगर हमें अच्छी तरीके से मालूम है तो इस क्वेश्चन को करने में लगने चाहिए थे कुछ सेकंड। इसको मैं लिखता 90 डिग्री, इसको बचा हुआ लिखता 20, इसको बचा हुआ लिखता 20, क्योंकि दोनों रेडियस हैं, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और बचा हुआ होता बीच में 140, और मैं 140 पे लगाता और आगे बढ़ जाता, है ना। आप कहेंगे कि यार ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि आप बता रहे हो, और मैं बोलूंगा कि बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मैं बताऊं या कोई भी बताए, अगर आपको टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, ये वाली बात आपको अच्छे से मालूम है अगर, तो मामला खत्म। अगर ये बात अच्छे से मालूम है, द पॉइंट इज कि ये बात अच्छे से समझ में आपको आ गई थी, तो इस क्वेश्चन को देखते ही आप सॉल्व कर देते। अदरवाइज अभी भी आपके पास चांस है। स्पीकिंग चॉक्स आपको डाउनलोड करना है और सेल्फ स्टडी शुरू करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। आगे बढ़ते हैं। Now, a quadratic polynomial having zeros minus root 5/2 and root 5/2 is, अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढना है जिनके ये महाशय जीरोस हैं, जिनके ये जीरोस हैं। आपको पता है जीरोस क्या करते हैं? आपको पता है कि वही बात कि एक पॉलिनोमियल में अगर मैं इनपुट डालूं और आउटपुट 0 आ जाए तो उस इनपुट को जीरोस बोलते हैं। अगर ये बात आपको अच्छे से मालूम है तो आप क्या करोगे, आप रूट 5/2 को इसमें पुट करके देख लोगे और देख लोगे कि कौन से ऑप्शन में 0 आ रहा है।
घबराने की कोई बात ही नहीं है। आप जैसे ही इसमें डालोगे, फॉर एग्जाम्पल यहां पे डालोगे तो हो जाएगा 5/2, तो 15 इंटू 5/2 माइनस 6, ना 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 ये जीरो नहीं आ रहा। आप इसमें डालोगे 8 इंटू 5/2 माइनस 20, ये देखो आ गया जीरो। मेरा आंसर भी मुझे मिल गया, ऑप्शन बी। अब बात यह है कि एक होशियार बच्चा इसको ट्राई नहीं करेगा, पहले इसको ट्राई नहीं करेगा, पहले इसको ट्राई करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे सिर्फ एक्स स्क्वायर है। जब आपको दिख रहा है कि वो रूट पे है तो ऐसे वाले वैल्यूज में ट्राई करेंगे जहां पे स्क्वायर होके सीधा वो √5/2 से बन जाएगा 5/2, और आप आसानी से खत्म पट्टी करके पता लगा लोगे। अगर इन दोनों में नहीं मिलता आंसर तो फिर ऑब्वियसली हम ए और डी में ट्राई करते। तो आपको क्या मालूम होना चाहिए? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अगर इसकी अच्छे से भरपूर तरीके से आपको किसी ने इसको प्यार मोहब्बत के साथ एक एक पॉइंट को क्लैरिफाई करते हुए, एनसीईआरटी के अंदर से डूब के जाते हुए, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हुए समझा समझा के किया हो, तो क्यों नहीं होगा ये क्वेश्चन? अभी भी हो सकता है। सिर्फ स्पीकिंग चॉक्स की ऐप डाउनलोड करने की देरी है और 2 मिनट में आप उस पोजीशन पे होंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आप खुद पढ़ सकेंगे और सेल्फ स्टडी करके ला सकेंगे 80 में से 80। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 45 ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, यहां पे आ गए हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर। क्लास है 0 to 10, 10 to 20, 20 30, 30 40, 40 50। हमेशा क्लासेस पूरी की पूरी पढ़ लेनी चाहिए। अगर इसमें कोई भी उतार चढ़ाव हुआ और बाद में आपको पता चला तो गड़बड़ हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी है 5, 9, 15, 10, 6, राइट। द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, या अब मीडियन क्या होता है भाई? ए से लेके बी तक आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने डेटा को बिछा लिया। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में कुछ बच्चों की हाइट्स के बारे में बात हो रही है, 30 किड्स हैं, तो सबसे कम हाइट से लेके ज्यादा हाइट तक, या सबसे ज्यादा हाइट से कम हाइट तक। जैसे प्रेयर में खड़े होते हैं ना, छोटा बच्चा आगे और लंबा बच्चा पीछे, इसी तरीके से लाइन से लगा लिया और ठीक मिडल की वैल्यू ले लिया, उसको बोलते हैं हम मीडियन, मोटे मोटे तौर पे। नाउ द थिंग इज कि यहां पे फ्रीक्वेंसी है 5, 9, 15, 10, 6, मुझे पता ही नहीं कितने बच्चे हैं। 9, 6, 15, 15, 15, 30, 40, 45। सो 45 अगर किड्स है तो बीच में कौन आएगा? 22.5। कौन सी ऑब्जर्वेशन होगी? 22.5। या मैं बोलूं 45 + 1/2, दैट इज 23rd ऑब्जर्वेशन। नाउ 23rd ऑब्जर्वेशन 0 to 10 में आएगी? नहीं। 10 to 20 में आएगी? नहीं। ऐसे नहीं ढूंढते हैं भाई। पहले 0 to 10 वाले हैं 5 लोग, 0 to 10 वाली फ्रीक्वेंसी है 5 लोगों के पास, तो अप टू 20, 9, 5, 14 तो यहां पे आ गए, राइट। 14 तक यहां पे आ गई फ्रीक्वेंसी, जिसको मैं बोलता हूं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF। 14 + 10 कितना हुआ? 29। 29 यहां पे आ गई। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि 0 to 10 मार्क्स वाले 5 बच्चे हैं और 10 से 20 मार्क्स वाले 9 हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अप टू 20 तक कितने लोगों के मार्क्स आए हैं? वो है 5 और 9, 14 बच्चों के। और मैं बोलूं 30 तक कितने लोगों के मार्क्स आए हैं? तो वो है 29 किड्स के। और मुझे कौन सा बच्चा चाहिए? 23rd नंबर का किड। तो वो कहां खड़ा होगा? इस ग्रुप में। वो खड़ा होगा इस ग्रुप में, राइट। और अगर वो इस ग्रुप में खड़ा होगा तो यही है मेरी मीडियन क्लास। अगर ये बात आपको इतने अच्छे से समझ में आई है तो अपर लिमिट ढूंढने में कितना टाइम लगेगा? जरा सोच के बताओ, अपर लिमिट ढूंढने में आपको कितने सेकंड लगेंगे? कि 20 और 30 की क्लास में आपको सिर्फ इतना बोलना है कि 30 इज द आंसर। क्या आना चाहिए? मीडियन का कॉन्सेप्ट। मीडियन का कॉन्सेप्ट अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को चुटकी बजाते करके आगे निकल सकते थे। और अगर अभी भी स्टैटिस्टिक्स में आप हिचकोले खा रहे हैं तो स्पीकिंग चॉक्स की ऐप को डाउनलोड करिए और 349 में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की, वो भी सेल्फ स्टडी। किसी की जरूरत नहीं है, एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट आपके पास होगा पूरे साल के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, O is the point of intersection of two chords AB and CD of a circle। अब भाई O में ये दो chords आपस में कटम पिटी कर रही हैं। If BOC is 80, BOC is 80 degree and OA is equal to OD, then ODA and OBC are। Now ये ट्रायंगल्स के बारे में पूछ रहा है कि ODA एंड OBC ट्रायंगल क्या हैं? क्या वो इक्विलेटरल एंड सिमिलर हैं? क्या वो आइसोसेलेस एंड सिमिलर हैं? क्या वो आइसोसेलेस बट नॉट सिमिलर हैं? या वो नहीं है सिमिलर? अब एक बात बताओ, क्या आना चाहिए?
इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए क्या आना चाहिए? आपको याद होनी चाहिए एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अगर ये एंगल देखिए AC D बना रहा है, AC B बना रहा है, वैसे DB A बना रहा है, वैसे DB C बना रहा है, तो भाई ये दोनों ट्रायंगल में साफ साफ नजर आ रहा है कि भाई दो से ज्यादा तीनों एंगल बिल्कुल बराबर हैं और इसीलिए ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। तो सिमिलर तो जरूर है, सिमिलर तो जरूर है, सिमिलर तो जरूर है। तो ऑप्शन ए या बी हो सकता है। नाउ द थिंग इज कि क्या ये इक्विलेटरल है कि आइसोसेलेस है? तो भाई मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है डीबी के बराबर में, डीए के बराबर में कि ये दोनों साइड तो बराबर है, क्या ये भी इसके बराबर है? लेकिन हाँ इतना पता है कि अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो ये जरूर इसके बराबर होगी। भाई सिमिलर में साइड्स प्रोपोर्शनल होती है ना। अगर एक ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो दूसरा भी आइसोसेलेस होगा। इक्विलेटरल के बारे में मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं बोलूंगा आइसोसेलेस एंड सिमिलर। क्या क्या चाहिए आपको? सर्कल्स की प्रॉपर्टीज, सर्कल्स प्रॉपर्टीज, चाहे वो 9th की हो चाहे वो कोई भी क्लास की हो, आपको सर्कल्स की सारी प्रॉपर्टी अगर किसी ने अच्छे से समझाई है, अच्छे से समझाई है मतलब आपके दिमाग में स्टोर करा दी है, तो ऐसा हो सकता है। और अगर आपने स्पीकिंग चॉक्स को डाउनलोड करके ये सेल्फ स्टडी मटेरियल लिया तो आपके दिमाग में भी सर्कल्स की प्रॉपर्टी बिल्कुल हो जाएंगी स्टोर्ड। इसका मतलब सीबीएसई के साथ हमारा कुछ ना कुछ लेना देना तो है। वो जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं उसको कैसे सॉल्व करना था और कैसे हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, ये हमने पहले से प्रिपेयर करके रखा हुआ है। ये तो बात बस मजे की है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 r। अब इसके रूट इरैशनल और डिस्टिंक्ट हैं कि नॉट रियल हैं कि रैशनल एंड डिस्टिंक्ट हैं कि रियल एंड इक्वल हैं? भाई सिंपल सी बात है, मुझे पता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है डिस्क्रिमिनेंट। अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालूं तो यहां पे निकलेगा 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1 दैट इज 1 प्लस 4 दैट इज 5, और रूट्स होते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये तो भैया अंडर रूट 5 आ गया, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है कि हाँ अंडर रूट 16 तो आया नहीं है कि 4 बाहर आ जाएगा, राइट? यहां पे आ गया रूट 5 और ये है एक इरैशनल नंबर और ये रूट अलग अलग आने वाले हैं क्योंकि यहां पे माइनस बी प्लस दैट इज माइनस 1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2 आएगा और एक रूट आएगा माइनस 1 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2, और ये हो गया मेरा इरैशनल एंड डिस्टिंक्ट। क्या आना चाहिए था आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? आपको आना चाहिए था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और सिर्फ फॉर्मूला नहीं आना चाहिए था, ये फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए था, पता होना चाहिए था कि इसको इस तरीके से यहां पे इस्तेमाल करना है। और अगर अभी तक ये नहीं हो पाया है तो एक क्लिक पे हो सकता है, प्ले स्टोर पे जाइए, स्पीकिंग चॉक्स लिखिए, ऐप डाउनलोड करिए, 349 का पेमेंट करिए और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की एक एक लाइन अपने आप घर बैठे प्रिपेयर कर लीजिए। आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप खुद काफी हैं, राइट? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ 3tan थीटा इज। यार थीटा 30 है तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। 3tan 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू याद होनी चाहिए जो कि होती है 1/√3। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3/√3। मुझे ऑप्शन सी नजर आ रहा है 3/√3 और मैं इसको फटाफट से करके निकल जाऊंगा। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन में अटके और आपको जरा सा भी सोचने की जरूरत पड़ी तो आपको वैल्यूज ऑफ टी रेशियो में दिक्कत है। वैल्यूज ऑफ टी रेशियोज आपको याद नहीं हुए हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हाफ 1/√2 √3/2 1 होता है और कॉस उसका उल्टा होता है और tan साइन बाय कॉस होता है और कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है और सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है और कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है। और ये कैसे आती है वैल्यूज और कैसे इसको अरेंज किया जाता है, कैसे याद किया जाता है, ये किसी ने आपको सिखाया नहीं है या आप भूल चुके हैं। इन एनी केस आपके पास अभी भी चांस है और आप स्पीकिंग चॉक्स की ऐप डाउनलोड करके फटाफट से 349 का पेमेंट करके आप अपने पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का सेल्फ स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। मैंने बनाए वीडियोस, मैं किसी और के वीडियो प्रमोट नहीं कर रहा हूं, आपको समझ में आएगा, इसकी है गारंटी आपके एबी की, राइट? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 396/7। नाउ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर इज, अरे बाप रे बाप, सिंपल सा क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। नाउ मेरे को हेमिस्फीयर का वॉल्यूम याद होना चाहिए कि 2/3 पाई r क्यूब होता है और वो है 396/7।
तो मैं लिखूंगा 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 396/7। चतुर दिमाग ये कहता है कि आर क्यूब है तो आर जरूर कोई ना कोई परफेक्ट क्यूब आना चाहिए। आर क्यूब देखते हैं, 7 से 7 कट गया, 2 से हो गया ये 11 2 11 3 6 2 वापस आ गया, 4 9 9 3 27। आर क्यूब इज इक्वल टू 27, आर इज इक्वल टू 3। और क्वेश्चन क्या है, मुझे निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज 2 पाई आर स्क्वायर, और ये वाला पाई आर स्क्वायर जोड़ के हुआ 3 पाई आर स्क्वायर, 3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, दैट इज 9। नाउ 9 3 27, 22 और 27 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 7 से डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, नीचे यहां पे 7 7 दिया हुआ है, तो यहां पे आएगा 7 2 14 1, 7 2 14 और 4 18 और 1 9। जैसे ही आया मैंने लगा दिया 594। आप बोलेंगे ये भी ये क्या कर दिया आपने, पूरा मल्टीप्लाई तो कर लेते। अरे ड्यूप्लेक्स मेथड है यार, सीधा आंसर आ रहा है, मुझे पता है कि 4 9 और अगला आंसर है 2 to the 4 और ये 5। सॉल्व करने से पहले ही पता था कि 594 में 4 और 9 आते ही मैंने ऑप्शन नंबर बी लगा दिया, है ना। अमेजिंग। वैसे भी 604 और 594 के बीच में तो फाइट थी 4 आने के बाद, लेकिन जैसे ही दूसरा डिजिट आया मामला हो गया खत्म, और यहां पे मैं लगा के आगे निकल गया। तो ये कैसे हो सकता था इतनी स्पीड में? ये आपसे तब हो सकता था जब आपको हेमिस्फेयर के सारे फॉर्मूले अच्छे से पता हो और ड्यूप्लेक्स मेथड भी आता हो। कौन है जो आपको सिखाएगा? अरे आपका फ्रेंड ए भी आपको सिखाएगा ना। आपको बस करना है स्पीकिंग चॉइस की ऐप को डाउनलोड और लेना है ये 349 का सेल्फ स्टडी मटेरियल, और आप खुद ही कर लेंगे यार, आप खुद ही कर लेंगे वीडियो देख के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ प्रिपेयर, वो भी एंड टू एंड, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, राइट। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इन अ बैग कंटेनिंग 24 balls, 4 are blue, 11 are green and rest are white। पहले ही डिवाइड कर लेते हैं, 4 are blue, 11 are green, तो बची हुई 15, ये 9 are white। One ball is drawn at random, the probability that the drawn ball is white, white आने के चांसेस कितने हैं? 9/24, 3/8। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसका मतलब अगर आपको प्रोबेबिलिटी किसी ने प्यार से अच्छे से फ्लो के साथ समझाई है तो इस क्वेश्चन को करने में आपको 3 से 4 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए थे। नहीं समझाई, प्रॉब्लम है प्रोबेबिलिटी में, सॉल्यूशन आपके सामने है। सिर्फ आपको स्पीकिंग चॉक्स की ऐप को डाउनलोड करना है और सेल्फ स्टडी मटेरियल खरीद लेना है 349 रुपीज फ्लैट में, पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री और पूरा के पूरा मैथमेटिक्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस नियरेस्ट टू द पॉइंट -4, -5 इज। द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर हमने इसको पढ़ने में जरा से भी गड़बड़ की तो बहुत फंस सकते हैं इस क्वेश्चन में। द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, इसका मतलब हमें पॉइंट ढूंढना है इस नीली रेखा पर। क्या कर दिया है मैंने कलर ओके, ये रही मेरी नीली रेखा और ये रही मेरी नॉर्मल वाली लाल रेखा। तो मुझे देखना है -4 यहां पे होगा करीबन और -5 यहां पे होगा, तो ये पॉइंट है -4, -5। इससे सबसे पास वाला पॉइंट ब्लू लाइन पे कहां है? नहीं आप बताओ कहां है? अरे भाई स्ट्रेट जाओगे ना, यहां से सबसे ब्लू लाइन पे सबसे पीछे पहले पहुंचना, सीधा आप पहुंच जाओगे और ये पॉइंट हो जाएगा -4, 0। यही तो वो पॉइंट है जो सबसे पास है। इससे इधर जाओगे तो लंबा हो जाएगा, इधर जाओगे तो लंबा हो जाएगा। सबसे पास कौन है? -4, 0, -4, 0। सिंपल। अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से समझ में आई है, कोऑर्डिनेट प्लेन, एब्सिसा, ऑर्डिनेट वाली बात अगर किसी ने आपको बहुत ही अच्छे से सरलता के साथ समझा दी है तो आपके दिमाग में इतने अच्छे से ब्यूटीफुली फिट हो गई होगी कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन विजुलाइज हो रहे होंगे। और अगर आप ऐसे क्वेश्चन को विजुलाइज कर सकते हो तो इसकी जरूरत नहीं है अगर आप नहीं कर पा रहे विजुलाइज तो आपको स्पीकिंग चॉक्स की ऐप डाउनलोड कर लेनी चाहिए और अभी ले लेना चाहिए सेल्फ स्टडी मटेरियल फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और कर देनी चाहिए शुरू अपनी प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम से पहले, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which of the following gives the middle most observation of the data?
अभी हमने समझा था कि मिडिल मोस्ट के लिए कौन होता है, मीडियन। ए और बी के बीच में जो मिडिल मोस्ट डेटा होता है वो होता है मीडियन, वरना हम मीन भी निकाल सकते हैं, रेंज भी निकाल सकते हैं, और मोड होती है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली ऑब्जर्वेशन। तो ये सारी बातें आपको कैसे पता चलेगी? अगर आपको स्टैटिस्टिक्स नहीं आता है ठीक से, स्टैटिस्टिक्स अगर आपको नहीं आता है ठीक से, तो यहां पे प्रॉब्लम हो सकती थी, वरना ये क्वेश्चन तो चुटकी बजाते आप आगे करके निकल जाते। अगर जरा सी भी प्रिपरेशन में कमी रह गई है, जस्ट डाउनलोड द ऐप एंड योर जॉब विल बी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। A point on x-axis divides a line segment joining the points A 2, -3 and B 5, 6 in the ratio 1:2. The point is, भाई एक पॉइंट है 2, -3 और एक पॉइंट है 5, 6, राइट। अब आपको एक पॉइंट ढूंढना है जो उसको 1:2 के रेशियो में करता है, इसका नाम होगा x, y। द पॉइंट ऑन x एक्सिस, अगर ये x एक्सिस पर है तो ये x, 0 होना चाहिए, ये x, 0 होना चाहिए, राइट। x एक्सिस पे अभी भी विजुलाइज नहीं हो रहा, यही तो बात है। हम इन टाइप के क्वेश्चन को बस कर देते हैं, हम यहां पे सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, x = mx2 + nx1 / m+n। नहीं दोस्त, ऐसे नहीं होता, हमें एक अंदाजा लेना भी आना चाहिए। देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, बड़े मजेदार। 2, -3 यहां पे कहीं पे है, 5, 6 यहां कहीं पे है, ये 2, ये 5, आखिरी में 0 होना चाहिए। ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, ये हो सकता है। या तो आंसर 3, 0 है या 4, 0 है। काफी पास दे दिया है, सॉल्व भी कर लेते हैं। x = mx2 + nx1 / m+n, जो कि होगा 5 + 4/3, दैट इज 9/3, दैट इज 3, और हमारा आंसर आ गया है। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर आपने ऐसा सोचा तो 2 और 5 के बीच में से कोई पॉइंट निकल रहा है। अगर आप बहुत ही जल्दी में तो मैं तो इसको 3 बोल के भी निकल जाता, लेकिन ठीक है, हमने सॉल्व किया और हमने करेक्टली ये पहचान लिया कि वो 3, 0 ही है। अगर कोई ये लगा दे या ये लगा दे तो इसका मतलब उससे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सी भी नहीं आता है। कोऑर्डिनेट प्लेन को अच्छे से अगर आप समझ चुके हैं तो क्यों नहीं होगा ये क्वेश्चन जल्दी से। और अगर अब तक नहीं समझा है तो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है, आपको सिर्फ स्पीकिंग चॉक्स की ऐप डाउनलोड करनी है और कर लेना है पूरा की पूरा मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अपनी मुट्ठी में, सिर्फ 349 रुपीज ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन। A card is drawn from well-shuffled deck of playing cards. The probability of getting red face card. भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए आपको, बताइए। आपको चाहिए कि भाई फेस कार्ड क्या होते हैं, जैक, क्वीन, किंग, जैक, क्वीन, किंग। नाउ ये हैं सारे आपके फेस कार्ड्स, और क्वेश्चन क्या है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड इज। नाउ रेड फेस कार्ड कितने हैं, साफ नजर आ रहा है 6 है, तो 6 आउट ऑफ 52 टोटल कार्ड्स हैं, तो फिर यहां पे लिखा हुआ है 3 आउट ऑफ 26, ये रहा। क्या प्रॉब्लम है, आपको बस ये पता होना चाहिए था कि फेस कार्ड्स कौन से होते हैं। अगर आप एस को भी फेस कार्ड ले रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि एस ऑनर कार्ड है, फेस कार्ड नहीं है। आपके पास फेस कार्ड होते हैं 12, जिसमें से 6 होते हैं रेड और 6 होते हैं ब्लैक। यहां पे रेड में आपको मिलेगा हार्ट्स, डायमंड्स, और यहां पे मिलेगा स्पेड और क्लब, राइट। तो अगर आपको ये इंफॉर्मेशन है, अगर आप जानते हैं कि कार्ड्स कैसे होते हैं, क्या उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे कार्ड्स को देखा जाता है, कितने फेस कार्ड होते हैं, कितने न्यूमेरिकल कार्ड्स होते हैं, वगैरह वगैरह। किंग ऑफ हार्ट्स की मुझे नहीं होती ये इंफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ प्यारी सी इंफॉर्मेशन है कि किंग ऑफ हार्ट्स को छोड़ के जितने भी तीनों किंग है उन सबकी मुस्टैच होती है और किंग ऑफ हार्ट की मुस्टैच नहीं होती। मतलब मजेदार तरीके से अगर आपको इसको पढ़ना है ताकि आप याद रख सके हर इंफॉर्मेशन को, तो स्पीकिंग चॉक्स की आपको डाउनलोड करिए, सेल्फ स्टडी करिए, खुद पे भरोसा रखिए, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आराम से अपने घर में कंफर्टेबल होकर पढ़िए, सिर्फ 349 रुपीज में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इन दिस क्वेश्चन फ्रॉम 1920 असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बोल रहा है असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं और उनके बीच में कनेक्ट भी है।
मतलब रीजन असर्शन का ही है। असर्शन वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, अरे बड़ी सिंपल सी बात होती है ना। देखो, असर्शन मतलब एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, राइट? एक स्टेटमेंट कि भाई ये है, अब रीजन ये है कि भाई ये इसलिए है। तो अगर दोनों करेक्ट हो सकते हैं अपनी अपनी जगह पे, लेकिन हो सकता है कि जो रीजन है वो उस असर्शन का रीजन ना हो। तो ए बोल रहा है कि अगर असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं और रीजन है इज द करेक्ट रीजन एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, देन ये करो। बी बोलता है कि दोनों करेक्ट हैं, लेकिन जो रीजन है वो ए से जुड़ाव नहीं रखता है, रीजन उसको जस्टिफाई नहीं करता है, तो आप बी बोल दीजिए। अगर सी लगाना है मतलब रीजन असर्शन ट्रू है, रीजन पूरी की तरीके से फॉल्स है, और डी लगाइए अगर असर्शन ही फॉल्स है और रीजन ट्रू है तो। राइट, करते हैं इस क्वेश्चन को। और पहला क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ एनी टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज 2। आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन। अगर किसी ने अच्छे से रियल नंबर पढ़ा है और अच्छे से उसको एचसीएफ और एलसीएफ का मतलब समझ में आया है, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? मतलब समझ में आया है। देखिए, एचसीएफ एलसीएफ सबको आता है भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल किसको नहीं पता। लेकिन एचसीएफ एलसीएम को ठीक से समझने वाले बच्चे इस क्वेश्चन को क्विकली कर देंगे, अदरवाइज वो सोचते रह जाएंगे बाकी बच्चे। नाउ द थिंग इज कि एचसीएफ ऑफ एनी टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज 2। अरे भाई, अगर कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर होंगे, कॉन्सिक्यूटिव टू इवन नंबर 2 4 6 8, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है दो नंबर जिनका वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उन दोनों को वो डिवाइड कर ले। ठीक है, वो दोनों को डिवाइड कर ले। अगर वो दोनों को डिवाइड करा, फॉर एग्जांपल 3 है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो एटलीस्ट दोनों नंबर के बीच में 3 का गैप तो होगा। आप समझ रहे हैं ना? अगर 3 दोनों को डिवाइड कर रहा है तो 3 1 और 3 2 3 1.5 तो नहीं होगा ना कोई नंबर, राइट? तो अगर कोई भी एचसीएफ है तो एचसीएफ के बराबर गैप तो होना ही चाहिए, उन दो नंबर्स के बीच में होना चाहिए। यहां पे वो बोल रहा है कि इवन नेचुरल नंबर है तो इनके बीच में गैप ही 2 का है, तो इसमें एचसीएफ 2 ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता। इसका एचसीएफ 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 कैसे हो सकता है जब दो नंबरों के बीच का गैप ही 2 है। तो कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर निकालेंगे, उनके बीच में गैप होगा 2, और एचसीएफ भी होना पड़ेगा 2। भैया असर्शन तो बिल्कुल ठीक है। इवन नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 2। हाँ भाई, हमें पता है, नहीं हमें बिल्कुल पता है कि इवन नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 होते हैं, लेकिन क्या ये इसका रीजन है? ये इसका रीजन नहीं है करेक्ट। मतलब वो है तो ट्रू, स्टेटमेंट ट्रू है, हम लगाएंगे इसमें बी। असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, बट रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, राइट? अगर ये क्वेश्चन हमसे हुआ तो हमें असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे से करने आते थे, हमने खूब सारी प्रैक्टिस की थी, हमने समझा था। और अगर नहीं समझा था तो आपके सामने है उपाय, सिर्फ 1 मिनट लगेगा। आपको डाउनलोड करनी है स्पीकिंग चॉक्स की ऐप और हो जाना है शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रेडियस ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज रिड्यूस्ड टू इट्स हाफ। सेक्टर पता होना चाहिए भाई, क्या होता है सेक्टर पता होना चाहिए। ये रहा रेडियस, ये रहा थीटा। Now, if radius of a sector of a circle is reduced to its half and angle is doubled, then the perimeter of the sector remains same. अरे बाप रे बाप, पेरीमीटर का मतलब क्या हुआ जरा समझ लेते हैं। पेरीमीटर का मतलब ये हुआ कि यहां से यहां चल के जाओ, फिर यहां से यहां घूमी घूमी करो, और फिर यहां से वापस चले जाओ। मतलब r प्लस आर, और ये लेंथ ऑफ आर्क, तो 2r प्लस थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई r। अगर मैं r को कर दूं हाफ, रेडियस को कर दूं हाफ, तो भाई ये तो 2 हो जाएगा, और इसको कर दूं ट्वाइस तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आंसर सेम आएगा? आंसर सेम कैसे आ सकता है भाई? बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है। अगर ये मल्टीप्लाई का साइन होता तो फिर मैं एक बार 2 नीचे और एक बार 2 ऊपर, मैं सोच भी लेता कि भाई आंसर सेम आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, नलिफाई हो जाएगा, नेट रिजल्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन बीच में लगा हुआ है प्लस का साइन, ये बात बहुत ही मामूली सी है। इसलिए मैं तो बोलूंगा कि भैया असर्शन गलत है। और उसके बाद रीजन देखिए, द लेंथ ऑफ द आर्क सबटेंडिंग एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इज थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। लेकिन इसने दिया है थीटा बाय 180। ओके, 2 से 180 बना तो दिया, क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सेक्टर के इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे कैसे सोचा जाए, अगर बीच में प्लस का साइन है तो ये क्यों नहीं है इक्वल, तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि आपको सेक्टर विजुलाइज नहीं हो रहा है।
और अगर नहीं हो रहा है तो अभी के अभी स्पीकिंग चॉक्स की ऐप डाउनलोड करो और ये लो कोर्स सेल्फ स्टडी के लिए खुद ही पढ़ लो। सारे वीडियोस हैं, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक लाइन बाय लाइन, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का और एक एक क्वेश्चन एग्जाम्पलर का, और माइंडेड सॉल्व एग्जाम्पल तक है उसमें। इसका मतलब आपको कुछ भी नहीं छूटेगा और आप अभी भी प्रिपेयर कर सकते हैं और बोर्ड से पहले कर सकते हैं अपने आप को तैयार। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 480 एंड लो। 20 क्वेश्चंस हो गए हैं और हमने फटाफट से 20 क्वेश्चंस निपटा दिए हैं। हमारे जेब में आ गए हैं 20 मार्क्स और अब हम बढ़ने वाले हैं अपने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। तो देखो, मैं आपको प्रिपेयर करना चाहता हूं, मुझे पता है कि इसके सॉल्यूशंस हर जगह आपको मिल जाएंगे, तो मैं आपको पूरा रास्ता बताऊंगा। सॉल्व आप खुद करेंगे, राइट? सॉल्व आप खुद करेंगे। जो क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा उसको सॉल्व भी कर लेंगे, लेकिन जनरली आपको सॉल्यूशन नहीं चाहिए। सॉल्यूशन तो पीडीएफ में एनसीईआरटी ने, सीबीएसई ने दिया हुआ है। आपको चाहिए वो रास्ता जहां से आप प्रिपेयर कर सकें। वो रास्ता मैं आपको दे रहा हूं। और अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 480 एंड 720 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। भाई 480 720 लाइन खींचिए और हो जाइए शुरू लेकिन मैं इसको कैसे लिखूंगा? 2 240 2 120 260 230 215 3 5 5 1 खत्म। इसको कर लेते हैं 2 360 2 180 अच्छा है 2 90 2 45 3 15 3 5 5 1। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे ढूंढेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे ढूंढेंगे? 2 2 2 2 2 2 2 2 यहां पे 2 खत्म हो गए, इतने ही रहेंगे। 3 3 5 5। तो यहां पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया है 2 raised to power 4 दैट इज 16 into 3 into 5 दैट इज 48 into 5 दैट इज 240। तो एचसीएफ आ गया है 240, राइट? या मैं बोलूं 2 raised to power 4 into ये है 2 raised to power 5 into 3 into 5 और नंबर 2 है 1 2 3 4। 2 raised to power 4 into 3 into 3 square into 5। नाउ अगर कोई आपको सिंपली ये बता दे कि अगर नंबर है 2 raised to power 5 into 3 into 5 और 2 raised to power 4 into 3 square into 5, एचसीएफ होता है कॉमन प्राइम विद स्मॉलर पावर। कॉमन 2 कॉमन है, स्मॉलर पावर ये है। 3 कॉमन है, स्मॉलर पावर ये है। 5 कॉमन है, स्मॉलर पावर ये है। तो आराम से आप बता सकते थे कि 2 raised to power 4 दैट इज 16 3 48 48 5 240। ये है आपका एचसीएफ। और जो भी बाकी बचा वो है एलसीएम 2 raised to power 5 into 3 square into 5 दैट इज 32 into 9 into 5 दैट इज 1440। एलसीएम है 1440। बहुत आसानी से और बहुत ही तेजी से आप इसको निकाल सकते थे अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम के सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल ब्यूटीफुली किसी ने समझाए हों। क्यों नहीं समझ में आना चाहिए आपको? भाई आगे भी तो एचसीएफ एलसीएम काम आएगा, ये आखिरी बार थोड़ी है एचसीएफ एलसीएम पढ़ रहे हैं। और अगर आज तक आप नहीं प्रिपेयर कर पाए तो कोई गड़बड़ नहीं है, अभी कर लीजिए। स्पीकिंग चॉक्स की ऐप को डाउनलोड करिए और खुद ही कर डालिए। जी हां, खुद ही कर डालिए। मैंने वीडियो बनाया है, आपको समझ में आएगा, इसकी गारंटी है। आपको एक एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप इसको पक्की तरीके से कर लेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आए बोर्ड में आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 dice are rolled together bearing numbers 4 6 7 9 11 12। नॉर्मली डाइस में 1 2 3 4 5 6 होते हैं, लेकिन यहां पे 4 6 7 9 11 12। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड इज एन ऑड नंबर। जब 2 डाइस को उछाला जाता है तो रिजल्ट्स कैसे आते हैं? आपको याद है ना? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, फिर 2, 1, 2, 2, ऐसे करके फिर 3, वाली लाइन, फिर 4 वाली लाइन, फिर 5 वाली लाइन, फिर 6 वाली लाइन। ये जो टोटल सेट होता है वो 36 आउटपुट्स होते हैं। ये बात अगर आपको अच्छे से पता है तो ऐसे ही आउटपुट यहां पे भी बनेंगे, ऐसे ही आउटपुट यहां पे भी बनेंगे। नाउ द थिंग इज कि उस आउटपुट में कब कब प्रोडक्ट आएगा?
ऑड नंबर। कब कब प्रोडक्ट आएगा ऑड नंबर? तो आपको पता होना चाहिए कि इवन नंबर से अगर किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो दाल गलने वाली नहीं है। ऑड नंबर को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो चांसेस हैं, क्योंकि ऑड इंटू ऑड गिव्स यू ऑड, बट ऑड इंटू इवन विल गिव यू इवन, और इवन इंटू इवन तो ऑफ कोर्स होता है इवन। तो मुझे क्या ढूंढना है? मुझे ढूंढना है ये वाले कितने केसेस बनेंगे, ये वाले कितने केसेस बनेंगे जहां पे ऑड नंबर ऑड से मल्टीप्लाई होगा। यहां पे ऑड नंबर है 3, 1 2 3, ये 3 इंटू 3 9 केसेस बना देंगे, और टोटल केसेस हमारे पास है 36, तो आंसर आ जाएगा 1/4। आंसर आ जाएगा 1/4। तो देखिए कितने आसानी से बात समझ में आई कि 4 6 7 9 11 12 में से 7 9 11 ऐसे हैं जो तीनों ऑड नंबर हैं, और ये 3 ऑड नंबर जब किसी ऑड नंबर के साथ में प्लेस होंगे तो 7 होगा 9 के साथ, 11 के साथ और खुद 7 के साथ, 9 होगा 7 के साथ, 9 के साथ और 11 के साथ, 11 होगा 7 9 के साथ 11 के साथ। ये 3 into 3 9 का ग्रिड बनाएंगे जहां पे ये दोनों ही ऑड होंगे, और जब वो प्रोडक्ट आएगा तो हमेशा ऑड आएगा, जैसे कि 7 9 63, 9 into 11 99, तो ऑड नंबर आएगा। अगर इसके अलावा कुछ भी हुआ तो इवन नंबर आएगा। ये वाली बात अगर आपको समझ में आती है तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है फाइंड हाउ मेनी पॉजिटिव 3 डिजिट इंटीजर हैव हंड्रेड्स डिजिट 8 एंड यूनिट डिजिट 5। नाउ 3 डिजिट इंटीजर ले लेते हैं, बोल रहा है कि 100 प्लेस पे 8 होना चाहिए और यहां 5 होना चाहिए। तो दो बातें हैं, हमें यह समझ में आना चाहिए कि 3 डिजिट नंबर शुरू कहां से होते हैं और आखिरी 3 डिजिट नंबर कहां पे आता है, और ये टोटल कितने हुए। आधे से ज्यादा बच्चों को मैंने देखा इसका टोटल निकालने में गलती करते हैं, वो 999 माइनस 100 करके बोल देते हैं 899, जो कि आंसर नहीं है। आपको करना है 999 माइनस 100 प्लस 1, और आंसर आएगा आपका 900। मतलब आप दोनों एंड को भी ले रहे हैं, दोनों एंड्स को ले रहे हैं, तभी आप फाइनल माइनस इनिशियल प्लस 1 कर रहे हैं। तो 900 तो टोटल नंबर है, और इसमें से हमें चाहिए जिसकी शुरुआत में 8 हो और एंड में 5 हो। मतलब यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ सकता है, मतलब 10 नंबर आ सकते हैं। तो 10/900 जो कि होता है 1/90। कितने आराम से ये क्वेश्चन हो गया। अगर ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करने हैं, इसका मतलब आपको प्रोबेबिलिटी किसी ने बहुत अच्छे से विजुलाइज कराई है। ये तभी हो पाएगा अगर आपको प्रोबेबिलिटी विजुलाइज कराई है, आपको इवन ऑड का कॉन्सेप्ट विजुलाइज कराया है, तभी आपसे ये क्वेश्चंस बड़े ही अच्छे से, बड़े ही आराम से, बड़े ही स्मूथली हो सकते हैं। और अगर अभी तक आपने ऐसा नहीं कर पाए हैं तो आप स्पीकिंग चॉक्स की आपको डाउनलोड कर सकते हैं और 349 में ये शुरू कर सकते हैं। हार्डली इट विल टेक 14 डेज टू कंप्लीट योर मैथ्स। डोंट वरी, एक दिन में एक चैप्टर भी करेंगे तो अच्छे से हो जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं, सारी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किए गए हैं, सारे एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, एग्जाम्पल भी नहीं छोड़ा है, ताकि आपके प्रिपरेशन में कोई कमी ना रह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट 2 sin square 60 minus 10 square 30 upon sec square 45। वैल्यूज ही तो डालनी है। 2 sin square 60, नाउ sin 60 is √3/2, √3/2 होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, अरे 10 क्यों लिख रहा हूं, 10 स्क्वायर 30, 10 30 1/√3 का होल स्क्वायर अपॉन sec 45 नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं। cos 45 क्या होता है, cos 45 होता है 1/√2, तो sec उसका उल्टा, तो ये हो गया √2 का होल स्क्वायर। आई थिंक आप आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे, नहीं करेंगे मैं कर देता हूं। 2 into 3/4 दैट इज 3/2 माइनस 1/3 अपॉन 2, और ये हो जाएगा 6 9 माइनस 2 upon 2 that is 7/6 into 2 that is 7/12 and done। if any issues, इसका मतलब कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज में इशू है। मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको इशू है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू में इशू नहीं होता तो इस क्वेश्चन को सॉल्व ना करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, अगर आपको इशू लग रहा है तो आप स्पीकिंग चॉक्स की ऐप डाउनलोड करिए और आराम से 349 में घर बैठे इसको सॉल्व करके, प्रिपेयर करके, एकदम बिल्कुल पेपर में जाके एकदम झंडा गाड़ दीजिए कि मुझे सब कुछ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Find the points on x-axis which is at the distance of root 41 unit from the point 8, -5. Now ये x-axis इसको बड़ा लगा हुआ है, मैं देख रहा हूं सारे क्वेश्चंस में x-axis दिया हुआ है. ओके, x-axis पे आपको ढूंढना है पॉइंट. कितने प्यार से इसने हिंट दे दिया कि एक से ज्यादा पॉइंट हो सकते हैं. क्यों नहीं होंगे? आपको विजुलाइज करना आना चाहिए, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि 8, -5 यहां कहीं पे होता है. लेट्स से ये है 8 और ये है -5. 8, -5. अब कह रहा है रूट 41 यूनिट्स का डिस्टेंस है. तो रूट 41 यूनिट अगर मैं बोलूं कि यहां से लेके आपको एक्स एक्सिस तक जाना है और जितना चलना है वो रूट 41 होना चाहिए, तो आप बोलेंगे ठीक है ये भी ऐसे करके चला रहूंगा, राइट? तो ऑब्वियसली रूट 41 में एक पॉइंट आपको यहां पे मिलेगा, रूट 41 में एक पॉइंट आपको यहां पे मिलेगा. अगर ये 8, -5 है, सॉरी ये तो 8, 0 है, तो एक वैल्यू 8 से छोटी होगी x की और एक वैल्यू 8 से बड़ी होगी. इतना अच्छे से अगर आप विजुलाइज कर पा रहे हैं और ऐसा हार्ट अगर आपके चेहरे पे भी बन रहा है, नहीं चेहरे पे नहीं, आपके मन में बन रहा है, और आपको ये बात समझ में आ रही है कि 8 से एक वैल्यू छोटी आएगी एक बड़ी आएगी, तो इतना काफी है. इतना इंटेलिजेंस लेवल काफी है 10th ग्रेडर के लिए कि अब वो इसे सॉल्व करते वक्त गलती कर ही नहीं सकता. वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएगा, वो बोलेगा x, 0 एक पॉइंट है, तो डिस्टेंस है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट. तो ये हो जाएगा आपका x - 8 होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 इज 5 होल स्क्वायर अंडर रूट. ये हो गया डिस्टेंस और ये है रूट 41. अगर मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दूं तो 41 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab प्लस 25, और ये हो गया मेरा x स्क्वायर -16x प्लस 64 प्लस 25 -41, और ये हो गया x स्क्वायर -16x 41 से 51, 60, 51, 61 to 23 and 25 is 48 is equal to 0, और ये हो गया मेरा 12 4 x स्क्वायर -12x -4x प्लस 48 0. अगर आपको पहले से पता है कि आपके फैक्टर जो भी आए उसको -a से डिवाइड करने से सीधा सीधा आंसर आता है, तो आप -12 को -1 से डिवाइड करके सीधा बोल देंगे 12 and 4. वैसे यहाँ पे तो आपको लिखना ही पड़ेगा, तो एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है x -12 -4 x -12 and x -12 x -4 and x is equal to 12 x is equal to 4. तो ये हो गया आपका 4, 0 और ये हो गया आपका 12, 0. कितना ब्यूटीफुल है. 8 से 4 पीछे, 8 से 4 आगे, 8 से 4 पीछे, 8 से 4 आगे. इतनी क्लैरिटी अगर आपको है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्लैरिटी इन कोऑर्डिनेट, तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते थे अपने आप. और अगर क्लैरिटी नहीं है तो क्लैरिटी लेके आइए. जी हां, क्लैरिटी लेके आइए. आप स्पीकिंग चौक से आपको डाउनलोड करिए, 349 खर्च करिए और अपने पास रख लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के सारा का सारा मटेरियल, जिसमें आप खुद सॉल्व कर सकते हैं और आप बन सकते हैं चैंपियन. और उसके लिए ज्यादा देर हुई नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. शो दैट द पॉइंट्स a -5, 6, 3, 0 एंड c 9, 8 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल. ये तो बहुत सिंपल हो गया, फिर भी मजे करते हैं थोड़ा. -5, 6 -5, 6 यहां कहीं पे है, 3, 0 यहां कहीं पे है, 9, 8 यहां कहीं पे है. A B C. ऐसे देख के पता चल रहा है कि ए बी और बी सी इक्वल है, ए सी थोड़ा सा ज्यादा लंबा लग रहा है, कोई बात नहीं. नाउ ए बी निकाल के देखते हैं. -5, 6 एंड 3, 0 में -5 -3 -8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का 36 अंडर रूट. ये तो 100 है, 10 आ गया. और बी सी निकाल लेते हैं. इनके बीच में
6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, ये भी 10 आ गया। और AC निकाल लेते हैं। AC -5 -9 -14, 14 का स्क्वायर 196 प्लस 682 का स्क्वायर 4, ये हो गया √200 जो कि होता है √2 × 10। ये 10 यूनिट आ गया, ये 10 यूनिट आ गया, ये 10√2 आ गया। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है बिकॉज AB = BC है और AC तीसरी साइड लंबी है। कई स्टूडेंट बोलते हैं कि AB जब दो साइड बराबर आ गई थी तो आइसोसेलेस बोल के निकल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, अगर तीसरी साइड भी इक्वल आ जाती तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता। तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि दो सेम लेंथ की हैं और एक डिफरेंट लेंथ की है, तभी होगा। और ये कॉन्सेप्ट इतनी डिटेल में तभी समझ में आएगा जब किसी ने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से समझाई है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से समझाई है आए ना चांस आपके पास अभी भी अच्छे से समझने का। 349 रुपीज में पूरी की पूरी मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री किल कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या चीज है, राइट? स्पीकिंग चॉक्स की आपको डाउनलोड करें और अभी कर लें पूरा की पूरा PCM अपनी मुट्ठी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC DE and F आर मिड पॉइंट्स ऑफ BC CA and AB रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट FBD। ओ पसीना आ रहा है आपको, मैं भी पानी पी लेता हूं, मैं भी पानी पी लेता हूं। आपको ऐसे क्वेश्चन देख के टेंशन होती है क्या? देखो, ट्रायंगल FBD को सिमिलर करना है DEF के। FBD आपको पहले ही पता चल जाएगा अगर तो ये सिमिलर, अगर क्या ये सिमिलर तो होके ही रहेंगे, वो खुद ही कह रहा है कि इसको सिमिलर प्रूफ करो, इसका मतलब ये सिमिलर तो हैं, बस हमें बताना है कि ये सिमिलर कैसे हैं। तो मजे की बात यह है कि F एंगल D के बराबर आएगा, F एंगल D के बराबर आएगा, B एंगल E के बराबर आएगा, ओके, D एंगल F के बराबर आएगा। ये मैंने अपने मन में एक पिक्चर बनाई है क्योंकि उसने बोला कि इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करो। आपने कभी ऐसे नहीं सोचा होगा, यही तो मैं कह रहा हूं आपको कि अगर आपको सिमिलर ट्रायंगल इस तरीके से समझना है कि आप किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल फोड़ के रख दें, एकदम ऐसे नेस्ते नाबूद कर दें, तो इसके लिए आपको सीखना होगा। यस, नाउ ये मिड पॉइंट थ्योरम लग रही है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट थ्योरम लग रही है, इसलिए FEBD के पैरेलल है। 9th क्लास से पढ़ी थी ना मिड पॉइंट थ्योरम। नाउ इससे भी हम निकाल सकते थे कि ऑल्टरनेट एंगल्स हैं ये दोनों, वगैरह वगैरह, लेकिन मिड पॉइंट थ्योरम लगने से एक बात समझ में आ गई कि भाई ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये पैरेललोग्राम है, ये 4 साइडेड फिगर नहीं है, ये एक 4 साइडेड फिगर है जिसमें ऑपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल है। जैसे ही ये बात पता चली तो आप ऑटोमेटिकली बोल सकते हैं कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के, और आराम से निकाल सकते थे इस बात को, और आप बोल सकते थे कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। लेकिन ये आइडिया कैसे डेवलप होगा? एक बच्चे की प्रॉब्लम क्या होती है? एक बच्चे की प्रॉब्लम यही होती है कि भाई टीचर तो उसके सामने करके दिखा देता है कि ये करो ये करो ये करो ये करो, लेकिन जब वो खुद करने बैठता है तो उससे नहीं होता। क्यों? क्योंकि टीचर उसको एक रास्ता बताता है कि भाई ऐसे कर लो, उस रास्ते को वो रट लेता है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है बदल के, और जैसी रास्ता बदलता है तो हो जाती है गड़बड़ और फिर आंसर नहीं आता। तो भाई कोई ऐसा समझा दे सिमिलर ट्रायंगल कि भाई आपको ये पता चल जाए कि भाई ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, और क्वेश्चंस के गिवन पार्ट से, क्वेश्चन के डेटा से आपको कैसे मदद मिल सकती थी। अगर ये कोई आपको बता दे तो ये क्वेश्चन 2 मिनट में, 2 सेकंड में, चुटकी में हो सकता है। नाउ DEF को ABC से भी करना है अगर, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता है कि ये भी एक पैरेललोग्राम है और ये एंगल इसके बराबर है, C छोटू के बराबर है, B इसके बराबर है, तो बड़ा वाला ट्रायंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल के भी सिमिलर हो गया। और ये आइडिया कहां से आया? जब मुझे दिख रहा है कि D A के बराबर है, एंगल D A के बराबर है, E B के बराबर है, एंगल E B के बराबर है, जो कि मैं इस पैरेललोग्राम से वैसे ही प्रूव कर चुका हूं, F C के बराबर है, F C के बराबर है, जो कि मैं इस पैरेललोग्राम से प्रूव कर चुका हूं। तो भाई वो जो दे रहा है मैं उसी की मदद से उसी को उड़ा रहा हूं। ऐसे अगर आपको सिमिलर आता है
तो आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे वो बोल रहा है कि PQ इज पैरेलल टू BC, PQ इज पैरेलल टू BC, और ये मीडियन है, मतलब ये इसको काट रहा है, AD BC पर मीडियन है, ये इसको दो अलग अलग हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। बोल रहा है कि क्या ये भी करेगा, ये R भी इसको हाफ करेगा। अब जो प्रूफ करना है वो कितने आराम से हो सकता है कि अगर ये एंगल इसके बराबर है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, लाइंस पैरेलल है, ये एंगल इसके बराबर है, पैरेलल है, ये छोटा ट्रायंगल ये पैरेलल है तो BPT लग जाएगा। AP अपॉन AB इज इक्वल टू AR अपॉन AD इज इक्वल टू PR अपॉन BD। बाप रे बाप सेम इजी। सिमिलरली ये, और अगर BD अपॉन DC 1:1 है तो PR अपॉन RQ भी 1:1 ही होगा। कितने आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है जब मैं लिख रहा हूं AP अपॉन AB इज इक्वल टू AR अपॉन AD इज इक्वल टू AQ अपॉन AC, और आखिरी में मुझे पता चलता है कि BD अपॉन DC 1 है। तो क्यों नहीं ये सॉल्व होगा जब मुझे पता चल चुका है कि ये ट्रायंगल इस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, ये छोटा वाला इस बड़े वाले के सिमिलर है, और इन दोनों का जो रेशियो है वही इन दोनों का रेशियो होगा, और इन दोनों का रेशियो 1:1 है। लेकिन ये तो तभी हो सकता था ना जब किसी ने आपको सिमिलर ट्रायंगल्स ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया हो। आपको ब्यूटीफुली एक्सप्लेनेशन चाहिए, आपके पास है, आपके पास जो फोन है ना बहुत ही पावरफुल टूल है। आपको सिर्फ प्ले स्टोर में जाना है और उसमें से स्पीकिंग चॉक्स की ऐप को डाउनलोड करना है, 349 का पेमेंट करना है, और आपको समझ में आ जाएगा ब्यूटीफुली सिमिलर ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नंबर इज 18 एंड द सम ऑफ इट्स रेसिप्रोकल इज 9/40। हम पहुंच गए हैं लीनियर इक्वेशन में वापस से। द सम ऑफ टू नंबर इज 18 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 9/40। क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें बस x इज इक्वल टू 18 माइनस वाई करेंगे और सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1/18 माइनस वाई प्लस 1/y इज इक्वल टू 9/40। ये हो जाएगा 18 माइनस वाई इंटू वाई, वाई माइनस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 9/40, और हम इसको y की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसी निकलेगी तो x भी निकाल लेंगे 18 माइनस वाई करके। वेरी सिंपल क्वेश्चन। मेन पार्ट है ये, अगर आप इसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप द सम ऑफ टू नंबर इज 18 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 9/40, और प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ये सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं, इसके बाद तो बहुत ही सिंपल मैथमेटिकल क्वेश्चन है, अगर आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं तो आप फंस गए हैं, राइट? मानते हो ना? ऐसा होता है ना कि आपको लगता है कि यार मैंने ये क्यों नहीं सोचा। अगर आपने x प्लस वाई इज इक्वल टू 18 और 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 9/40 में एलिमिनेशन लगा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन की जगह, इसका मतलब आपको ये समझ में आया नहीं है कि वर्ड प्रॉब्लम्स को डील कैसे किया जाता है, और कब आप x प्लस वाई इज इक्वल टू 18 और 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 9/40 में अगर आप एलिमिनेशन लगाएंगे तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे? एक रेसिप्रोकल में है और एक डिनोमिनेटर में है वेरिएबल और एक में न्यूमरेटर में है। यहां पे जैसे आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो एक वेरिएबल खत्म हो जाता है और एक क्वाड्रेटिक बन जाती है, और आप आराम से आंसर निकाल सकते हैं जो भी इक्वेशन बनती है यहाँ पे, राइट? और अगर अब तक भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको नहीं समझ में आई है तो आपके पास एक लास्ट चांस है, बोर्ड से पहले स्पीकिंग चॉक्स की ऐप डाउनलोड करिए, खुद पढ़िए और पूरा की पूरा चैप्टर चुटकी बजाते अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। अल्फा बीटा वाले क्वेश्चंस बोलते हैं इसको कई बच्चे बोलते हैं सर ए बी अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आते। अरे क्या बात है भाई, हमें एक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हों अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अब हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये इक्वेशन की फॉर्मेट होती है रूट्स के अकॉर्डिंग, और यहां पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्रोडक्ट में। अब दिक्कत यह है कि मुझे पता नहीं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है क्या, तो बस यहां पे कन्वर्जन आना चाहिए, क्योंकि मुझे क्या पता है अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस
6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। मुझे पता है कि ये x स्क्वायर माइनस 5/6x प्लस 1/6 है। इसका मतलब x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट है, और यहां पे सम ऑफ रूट है 5/6 और प्रोडक्ट ऑफ रूट है 1/6। अगर मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये है, तो भी मुझे घबराहट होगी, क्योंकि मुझे तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा नहीं चाहिए, मुझे अल्फा प्लस बीटा नहीं चाहिए, मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। तो क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम सॉल्व भी तो कर सकते हैं इसकी फॉर्म में। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, राइट। तो फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हुआ, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ये इधर आ जाएगा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो बस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल दो, 5/6 दैट इज 25/36 माइनस 2 टाइम्स 1/6 जो कि हो जाएगा 1/3। 36 एलसीएम, 25 माइनस 12 दैट इज 13/36। नाउ 13/36 आ गया है मेरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब मुझे निकालना है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। वो तो बहुत सिंपल है, जब अल्फा बीटा 1/6 है तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होगा 1/6 का स्क्वायर दैट इज 1/36। तो ये तो बन गई मेरी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 13/36 प्लस 1/36 जो कि होती है 36x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1। क्या प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अल्फा बीटा वाले क्वेश्चंस, अल्फा बीटा टाइप क्वेश्चंस अगर किसी को बहुत अच्छे से बहुत ही क्लैरिटी के साथ समझ में नहीं आए हैं, उसे नहीं समझ में आया कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की अगर आपको इक्वेशन बनानी है या पॉलिनोमियल बनाना है, तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को आप नहीं यूज कर सकते डायरेक्टली। आपको बस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की ही वैल्यू पता होती है। और आप अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैसे कन्वर्ट करें ए प्लस बी और ए इंटू बी की फॉर्म में, चाहे फिर वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, चाहे वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो, चाहे वो इवन ए माइनस बी को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं ए प्लस बी और ए इंटू बी की फॉर्म में। हम किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर हम कर सकते हैं कन्वर्ट तो हम इस टाइप के क्वेश्चन से बिल्कुल नहीं डरेंगे। लेकिन अगर आपको डर लग रहा है, लेकिन अगर आपको डर लग रहा है तो अभी भी इस डर को खत्म करने का उपाय है। स्पीकिंग चॉक्स की ऐप डाउनलोड करिए और 349 में फटाफट से सेल्फ स्टडी शुरू करके इसको खत्म कर डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वादा है एबी का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। नाउ इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ी सी दुख होना जायज है, क्योंकि क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आता कि शुरू कैसे करें, राइट। मैं आपके बिल्कुल मन की बात कर रहा हूं। एज अ स्टूडेंट आई एम फीलिंग कि क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आता, टीचर तो बोल देता है ऐसा कर लो ऐसा कर लो वो कर लो ये कर लो, लेकिन कोई टीचर समझाता नहीं है कि भाई जब वो एग्जाम में बैठा हूंगा मैं ना, तो वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन देख के मेरे को टेंशन जो हो रही है उसको कैसे हल किया जाए, कैसे दिमाग को ठंडा रखा जाए और सोचा जाए कि करना क्या है। ये सिखाया है आपको सेल्फ स्टडी मटेरियल में जो आप ले रहे हैं अभी इस वीडियो के बाद। इसमें आराम से आपको मैंने सिखाया है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को देख के कैसे ठंडे दिमाग से, और एनसीईआरटी के नहीं सारे एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस जो अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको सिर्फ सॉल्व नहीं किया है। सॉल्व करने के लिए तो आप बुक खरीद लीजिए, इतनी बढ़िया बुक मार्केट में अवेलेबल है। अरिहंत की एग्जाम्पलर की पूरे सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, ब्यूटीफुल सॉल्यूशंस आर देयर, आप खरीदिए आराम से पढ़िए। लेकिन कोई ये समझा दे कि ये क्यों किया ताकि आप कर पाए, राइट। तो भाई यहां पे है cos थीटा माइनस sin थीटा निकालना है जो कि आ रहा है प्लस माइनस 1। भाई मुझे ये प्लस माइनस 1 देख के एक बात का इशारा तो पता चल रहा है कि हो ना हो यहां पे cos थीटा माइनस sin थीटा होल स्क्वायर आया था 1। आप मानते हैं अगर ये होल स्क्वायर आया था तभी तो वो स्क्वायर हटा होगा, तभी प्लस माइनस 1 आया होगा, है ना, है ना। इंटरेस्टिंग है ना, ये एक इशारा है कि cos माइनस साइन का होल स्क्वायर अगर आप बना पाए और वो आ गया इज इक्वल टू 1, तो ये cos माइनस साइन इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो मैं सीधा सॉल्व करना नहीं शुरू करूंगा, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई क्यों कर रहा हूं मैं उस डायरेक्शन में सॉल्व। मैं इस डायरेक्शन में सॉल्व कर रहा हूं
साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। नाउ इसके बाद हमें दिमाग लगाना होगा कि भैया कॉस माइनस साइन तो आया ही नहीं, मुझे कॉस माइनस साइन लाना है, मुझे यहां पे -2ab लाना है। -2ab के लिए मैं उसको इधर लेके जाऊंगा, तो भाई कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या करूं, मैं एक काम करता हूं, मैं इसको कॉस स्क्वायर थीटा को लिख देता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को लिख देता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब मैं 1 प्लस 1 इसको यहां पे 2 रख देता हूं इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर का जब मैं उधर ले जाऊंगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस स्क्वायर का जब मैं उधर ले जाऊंगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा को उधर ले जाऊंगा तो -2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इस 1 को इधर ले आऊंगा तो हो जाएगा -1। ये मेरे को मिल गया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, और ये अपने आप आ गया है 1। जो मैं चाहता था वो हो गया है। अगर इस तरह से आपने साइन थीटा कॉस थीटा के प्रूव दैट वाले क्वेश्चन किए होते, इस तरह से अगर आपने इस बात को समझा होता कि हम ऐसा कर सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 29 आपसे भी अपने आप हो गया होता। और अगर आपने अभी तक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आया है आपको, अगर अभी तक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आया ट्रिग्नोमेट्री में, और अभी भी आप क्वेश्चन को देख के यही सोचते हैं कि किस रास्ते जाना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी डाउनलोड करिए स्पीकिंग चॉक्स और अभी लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं। और ट्रिग्नोमेट्री अगर आज आपको समझ में नहीं आई ना, अगर 10th ग्रेड में आपको अच्छे से समझ में नहीं आई, तो 11th 12th में बहुत मुश्किल होने वाली है मैथमेटिक्स के साथ। पॉइंट टू बी नोटेड। खुद पढ़िए और सब समझ में आएगा, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। A minute hand of a wall clock is 18 centimeter long. Find the area of the face of the clock described by the minute hand in 35 minutes. बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे एक मिनट क्लॉक दी हुई है, ये है 0, ये सॉरी यहाँ पे 12 लिखा होता है, यहाँ पे 6 लिखा होता है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो यहाँ से जब वो मिनट हैंड शुरू करके यहाँ तक आएगा तो ये कितना एंगल है ये पता होना चाहिए। उसके बाद तो आप सेक्टर का फॉर्मूला लगा के इसको निकाल ही लेंगे, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। वो भी अलग बात है कि सेक्टर का फॉर्मूला भी आपको तभी याद होगा जब किसी ने आपको सेक्टर का फॉर्मूला इतनी खूबसूरती से समझाया होगा कि आपको एकदम क्लैरिटी के साथ पता होगा कि वो थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर क्यों होता है। थीटा पोर्शन आउट ऑफ 360 फ्रॉम टोटल एरिया क्यों होता है। लेकिन 360 के 12 हिस्से हैं, तो एक हिस्सा 30 का है, तो ये 7 हिस्से हैं, 7 इंटू 30 दैट इज 210 डिग्रीज। 210 डिग्रीज अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर की जगह 18 का स्क्वायर लगाएंगे और आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। राइट नाउ सेकंड क्वेश्चन है, AB is a chord of circle centered at O such that angle AOB is 60. नाउ AOB अगर ये एंगल 60 है तो मजा ही आ गया, क्योंकि ये दोनों साइड तो वैसे बराबर होती है, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, तो ये भी 60 है और ये भी 60 है। ये वाली बात अगर आपको देखते ही समझ में आ गई है, इसका मतलब आप प्रिपेयर्ड है। और अगर नहीं आई है तो आपको स्पीकिंग चॉक्स डाउनलोड करनी चाहिए, करनी पड़ेगी इसी वक्त। नाउ ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और वो बोल रहे हैं कि माइनर सेगमेंट बताओ। तो माइनर सेगमेंट बताने के लिए करना क्या है, थीटा बाय 360 पाई स्क्वायर माइनस ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल है इक्विलेटरल, तो रूट 3/4 a स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। आप उसको माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन घबराने की बात ये होती है कि भाई ये बात ही समझ में नहीं आई कि यहां पे ये करना था, या इस 60 डिग्री के एंगल को देख के आप घबरा गए कि आपको ये समझ में नहीं आया कि इस ट्रायंगल का मैं एरिया कैसे निकालूं। वो अलग बात है कि आप लॉन्ग रूट से जाके अभी भी इसका एरिया निकाल सकते थे, लेकिन अगर आपको ये क्लिक कर जाए कि ये 60 और ये 60 और ये 60 है, और किसी ने आपको इस पॉइंट को मेंशन किया हो पढ़ाते वक्त कि अगर सेंट्रल एंगल सेक्टर का 60 हो जाता है तो जो ट्रायंगल बनता है वो इक्विलेटरल होता है, तो कितना अच्छा रहता, आपको एग्जाम में कितनी मदद मिल जाती है। अगर नहीं किया है, अगर आपने ट्रायंगल्स
ऐसे विजुलाइज नहीं किया है तो अभी भी चांस है आपके पास ऐसे ही विजुलाइज करने का, ताकि आप इन क्वेश्चंस को चुटकी बजाते सॉल्व कर दें। आइए आगे बढ़ते हैं। Oh, so sweet. √3 is an irrational number. √3 को लेंगे p by q। आपको पता है क्यों? मतलब नॉट दैट p by q वाला q, बट हम irrational को प्रूव करते वक्त इसको रैशनल लेके क्यों चलते हैं? काफी बच्चों की दिक्कत होती है, राइट? आप भी ऐसे सोच रहे हैं ना कि ये भी एक बात बताओ कि भाई हम बोलते हैं लेट्स assume that it's rational। अरे क्यों किया रैशनल? भाई देखो सिंपल सा लॉजिक है। जो इररेशनल नंबर होते हैं ना, इररेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। आप बोलेंगे कि इसकी वैल्यू है अभिषेक भैया 1.732489, मैं बोलूंगा रिपीट करेगा आगे बढ़ो, रिपीट करेगा आगे बढ़ो, 2 हफ्ते बाद रिपीट करेगा आगे बढ़ो। आप बोलते जाएंगे सालों तक, मेरे पास आके बोलेंगे कि ये इररेशनल नंबर है, ए बी ये रिपीट नहीं कर रहा है। मैं बोलूंगा नहीं, एक दिन कर सकता है। अब प्रॉब्लम समझ में आई? तो इररेशनल नंबर को इररेशनल बोलने में बहुत दिक्कत आती है ना। इररेशनल नंबर को अगर मैं बोल दूं रैशनल, क्योंकि मुझे पता है कि जो रियल नंबर है वो या तो रैशनल होगा या फिर इररेशनल होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो क्यों ना मैं ये बोल दूं कि ये रैशनल है, मैं अज्यूम कर लूं कि ये रैशनल है, और जब ये रैशनल ना निकले तो ये ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाए कि ये इररेशनल है ना। पॉइंट है यार, बिल्कुल पॉइंट है। और ये पॉइंट अगर टीचर ने आपको नहीं बताया है कि भाई इसलिए अगर सपोज करिए सिर्फ 2 ही जेंडर हैं किसी एनिमल ग्रुप में, सिर्फ 2 ही जेंडर है, मेल और फीमेल। अगर 2 ही है मेल और फीमेल, और अगर मुझे प्रूफ करना है कि ये मेल है और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है इसको प्रूफ करने का कि ये मेल है, तो मैं बोलूंगा ओके लेट्स अज्यूम दैट इट्स अ फीमेल। और जब मुझे पता चलेगा कि ये फीमेल नहीं है तो मैं बोल दूंगा ऑटोमेटिकली मेल है। तो ये हर उस जगह पे अप्लाई हो सकता है जहां पे एक चीज या ये हो सकती है। अगर मैं नहीं प्रूफ कर पा रहा हूं कि ये है तो मैं बोल दूंगा कि न मान लेते कि ये है। जब ये नहीं निकलेगी ये, तो ऑटोमेटिकली फिर ये प्रूफ हो जाएगा कि यही है, राइट? इसके और डिटेल में जाएंगे कि p by q में p और q को कोप्राइम क्यों लिया, वगैरह वगैरह वगैरह। थ्योरम 1.1 क्या बताती है, अगर एक p स्क्वायर का फैक्टर a है तो p का फैक्टर भी a होगा, अगर वो प्राइम है तो वगैरह वगैरह। इसकी इतनी डिटेलिंग है इस क्वेश्चन की कि बच्चे रट तो लेते हैं इसको, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि भाई एग्जैक्टली क्यों, क्या, कैसे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, तो √3 = p by q रैशनल नंबर मान लेते हैं, वेयर p एंड q आर को प्राइम। आपस में प्राइम है, दोनों का प्राइम होना जरूरी नहीं है, आपस में प्राइम है। तो ये हो जाएगा p = q √3 या फिर p² = q² 3। तो p स्क्वायर का फैक्टर है 3, क्योंकि p स्क्वायर है 3 इंटू समथिंग। अगर p स्क्वायर का फैक्टर है 3 तो p का फैक्टर भी है 3। अगर p का फैक्टर है 3 तो p को मैं लिख सकता हूं 3m। अगर मैं p को लिख सकता हूं 3m तो यहां पे लिख दूंगा मैं 9m² = q² 3। और अगर ऐसा लिखता हूं तो मैं इसको काट दूंगा और मैं लिखूंगा q² = 3m²। q² का फैक्टर है 3, क्योंकि q² है 3 इंटू समथिंग। Q का फैक्टर है 3, क्योंकि थ्योरम 1.1 बोलती है। क्यों बोलती है, क्या बोलती है, क्या लिखा है उसके अंदर, आपको मिल जाएगा सीखने के लिए 349 में, जब आप स्पीकिंग चॉक्स की ऐप डाउनलोड करेंगे। तो जब Q का फैक्टर भी है 3, P का फैक्टर भी है 3, तो ये दोनों हैं को प्राइम नहीं। और अगर ये दोनों को प्राइम नहीं है क्योंकि इनके बीच में कॉमन फैक्टर रिसाइड कर रहा है, तो फिर ये रैशनल नहीं हो सकते। रैशनल नहीं हो सकते अगर, तो फिर ये इररेशनल ही है। तो इस टाइप का अगर आपको प्रूफ नहीं आता है, आपको पॉइंट बाय पॉइंट हर एक लाइन का अच्छे से मीनिंग समझ में नहीं आया, आपने रट लिया है, आप किसी भी तरीके से √3 को प्रूफ कर देते हैं या √5 को प्रूफ कर देते हैं, आपको इसके सारे फॉर्मेट्स नहीं पता है कि भाई 5 + √3 को कैसे इररेशनल प्रूफ किया जाता है या √5 + √3 को कैसे इररेशनल प्रूफ किया जाता है। अगर आपको इसके तीनों फॉर्मेट नहीं मालूम है, कुछ भी गड़बड़ है, कुछ भी लोचा है, आपको रैशनल नंबर्स ठीक से समझ में नहीं आया है।
या मैं बोलूं समझाया नहीं है। और अगर नहीं समझ में आया तो अभी भी आपके पास रास्ता है, आप स्पीकिंग चॉक्स का ऐप डाउनलोड करिए, अभी करिए, इसी वक्त करिए। 349 का सेल्फ स्टडी का मटेरियल लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों मैंने आपके लिए बना के रखा है। आपको कोई गड़बड़ नहीं होगी, आपको सारे के सारे एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, आपको सारे के सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस मिलेंगे, वेल एक्सप्लेन्ड। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, इतने आराम से, इतनी धीरे धीरे आपको समझाया गया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफ। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। ओके, कर लेते हैं। देखो, अब जब ग्राफ करना है तो आपको अगर किसी ने बताया नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले देख लेना चाहिए कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है कि मैनी सॉल्यूशन है। क्या फायदा मिलता है अभी देख लीजिए। x + 2y = 3, 2x - 3y = -8, 8 को मैं इधर ले गया, ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2x + 4y = 6, माइनस माइनस माइनस, -7y = -14, y = 2, x + 4 = 3, x = -1। तो -1, 2 इनका मीटिंग पॉइंट है। -1, 2 मीटिंग पॉइंट है तो भैया हमें पहले ही पता चल गया कि जो मैं ग्राफ बनाऊंगा उसमें -1, 2 ये दोनों लाइनें यहां पे कट करेंगी। तो जो मैं बॉक्स बनाऊंगा उनका एक्स वाई वाला, उसमें -1, 2 पहले से ही डाल दूंगा। उसके बाद मैं x को 0 लूंगा तो y आ जाएगा 3/2, और अगर इसमें मैंने x को 0 लिया तो y आ जाएगा -8/-3। और मैं ड्रॉ करके ऐसे ऐसे करके यहां से गुजार के एकदम निश्चिंत हो जाऊंगा कि मेरा ग्राफ ठीक बना है। आप सोच रहे होंगे कि ये भी हमें तो ऐसा नहीं बताया, हमें तो बोला है ड्रॉ करो, पॉइंटर्स लगाओ, लाइन खींचो, जहां कटेगा वहां पता चलेगा। नहीं दोस्त, यही तो आर्ट है। अगर आप ग्राफ को पहले से ही समझ जाएं कि वो कैसा बनने वाला है, वो यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ है कि भाई लाइंस पैरेलल बनने वाली। सपोज करो अगर हमें पता चल जाता कि लाइंस पैरेलल बनने वाली हैं तो हम वैल्यूज ऐसी लेते कि जो दोनों लाइंस आसपास बनती। जाहिर सी बात है अच्छा पैरेलल दिखाई देंगी वो लाइंस। अगर हमें पहले ही पता चल जाता कि लाइंस एक के ऊपर एक आने वाली है तो भाई हम एक बॉक्स बनाते और दूसरे बॉक्स में उसको रिपीट कर देते। जब हमें पहले ही पता है कि दोनों की सेम वैल्यूज आने वाली हैं तो क्यों बेकार में मेहनत करके दो बार कैलकुलेशन करें और अपनी गलती होने की संभावना बढ़ा दें। तो इस टाइप की टिप्स आपको मिलेंगी जब आप लेंगे स्पीकिंग चॉक्स का सेल्फ स्टडी मटेरियल। आपको टिप्स मिलेंगी कि ग्राफ बनाते वक्त क्या क्या करना चाहिए। यार 349 कितना होता है, पीनट्स है, पीनट्स। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जैसे 3 सब्जेक्ट को अच्छे से डिटेल में समझने के लिए पीनट्स है। आज ही इसी वक्त आप सुनिए और देखिए कि कैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की प्रिपरेशन कर सकते थे। नाउ ए और बी 2 पॉइंट्स हैं, 180 किलोमीटर अपार्ट हैं। A starts from, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, from B the same time if car travel in the same direction they meet after 9 hours, if they travel in the opposite direction they meet in 1 hour। तो इसकी स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर, 9 घंटे में कितनी दूर चला जाएगा 9a। इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, ये 9 घंटे में कितना चला जाएगा 9b। अब साफ नजर आ रहा है 9a = 180 + 9b, तो ये हो गया 9a - 9b = 180, या फिर a - b = 20। सिंपल। और अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाते, ऑपोजिट में जाते सॉरी, तो 1 घंटे में मिलते। ये जाता a, ये जाता b, और ये है 180 किलोमीटर, तो a + b = 180। इसको सॉल्व करने में कितनी देर लगेगी यार, कितने सेकंड लगेंगे? अगर आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर है, वर्ड प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशन की बिल्कुल क्लियर है, ऊपर आपको ग्राफ बनाना आता है, नीचे आपको लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम क्लियर है, और अगर मैं बोलूं कि अगर मैं इन दोनों में से कोई एक चूज करता तो मैं नीचे वाला चूज करता, बिकॉज इस क्वेश्चन, ये एल्जेब्रिक क्वेश्चन है, इसमें गलती होने की कोई संभावना नहीं है। ऊपर नीटनेस के नंबर हो सकते हैं, आपकी पेंसिल का मार्क हो सकता है, ग्राफ पेपर निकल सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन यहां पे कोई खतरा नहीं है। 2a = 200, a = 100, b = 80 किलोमीटर पर आवर यूनिट्स वगैरह लिखने के बाद। ये दोनों चीजें बहुत आराम से हो सकती थी अगर किसी ने आपको ग्राफ
और वर्ड प्रॉब्लम में चैंप बना दिया है। अगर किसी ने आपको चैंपियन बना दिया है तो आप इन दोनों प्रॉब्लम्स को यूं चुटकी बजाते सॉल्व करते और आगे बढ़ जाते। नहीं है अगर आप अभी तक चैंपियन, आपको ग्राफ में अच्छे से नहीं समझ में आता है, कभी भी ग्राफ बहुत अच्छे से नहीं बनता, ट्रायंगल्स वाले क्वेश्चन नहीं होते जिसमें एरिया निकालना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिंगल है। स्पीकिंग चॉक्स की ऐप को डाउनलोड करिए, 349 का कोर्स खरीदिए और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कर दीजिए पूरा की पूरा खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अब सर्कल चैप्टर जब एक ही थ्योरम पे टिका हुआ है तो कितने सेकंड लगेंगे इस बात को समझने में कि सेंटर से जाने वाली लाइन 90 डिग्री होती है, सेंटर से जाने वाली लाइन 90 डिग्री होती है, इसको आपको जोड़ना होता है। ये P है, ये A है, ये B है, ये O है। भाई रेडियस इज इक्वल टू रेडियस है, 90 डिग्री है, ये रही हाइपोटेन्यूज, दोनों के लिए हाइपोटेन्यूज कॉमन है, RHS से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है, ये इसके बराबर है, ये X एंगल, ये X एंगल है, ये Y एंगल है, ये Y एंगल है। अगर इस फिगर को ही आप समझ लें ठीक से तो इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन नहीं है जो ना हो पाए। सिर्फ इस एक थ्योरम को अगर आप समझ लें तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन कौन समझाए आपको ये अच्छे से, राइट? खैर, हमें पता चल गया कि एक्सटर्नल पॉइंट से आने वाली टेंजेंट्स इक्वल इन लेंथ होती है। अब ये बोल रहा है यूजिंग द अबव रिजल्ट फाइंड द लेंथ ऑफ BC। BC की लेंथ निकालनी है। गिवन दैट द सर्कल इंस्क्राइब्ड AB टचिंग द साइड, टचिंग है मतलब ये सारे टेंजेंट्स हैं, एंड AB 10 है, AB 10 है और AQ 7 है। अगर AQ 7 है तो ये भी 7 होगा, और ये पूरा 10 था तो ये 3 होगा, तो ये 3 होगा, और ये 5 है तो ये 5 है। अरे बाप रे बाप, 3 + 5 8 बहुत सिंपल क्वेश्चन। ये पूरा 10 था, ये 7 दिया होता था, 7 7, ये 3 3, ये 5 5। ये क्वेश्चन है, लेकिन ये भी क्वेश्चन कई बच्चों से नहीं हो पाता क्योंकि उन्हें ये थ्योरम, जो ये थ्योरम उन्होंने पढ़ी है, ये अच्छे से समझ में नहीं आई होती है, और जिसकी वजह से वो कहते हैं कि पेपर डिफिकल्ट आया था मम्मी, लंबा पेपर आया था, छूट गया। आप देख रहे हैं हम किस स्पीड में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, और इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि आपको टेंजेंट्स किसी ने बहुत अच्छे से समझाया हो, टेंजेंट टू द सर्कल बहुत अच्छे से समझाया हो, और अगर आज तक नहीं समझाया तो कोई रोने धोने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी आपके हाथ में आपकी किस्मत। आपको सिर्फ स्पीकिंग चॉक्स की ऐप डाउनलोड करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, खुद चैंपियन बनना है, और हर साल PCM के लिए और आने वाले टाइम में सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको मिलेगी सेल्फ स्टडी का मटेरियल, क्योंकि स्पीकिंग चॉक्स बनाना चाहता है आपको फ्यूचरिस्टिक इंडिपेंडेंट लर्नर। जी हाँ, यही मिशन है स्पीकिंग चॉक्स का कि आप बने फ्यूचरिस्टिक इंडिपेंडेंट लर्नर। फ्यूचर में वही सरवाइव करेगा जो खुद पढ़ना जानता है, और खासतौर से 10th क्लास के बच्चे के लिए पॉइंट बहुत ही वैलिड है, क्योंकि 11th क्लास में वही बच्चा सरवाइव कर पाएगा जो खुद पढ़ना जानता है, क्योंकि 11th क्लास में कोई टीचर आपको चैंपियन नहीं बना पाएगा, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। और शुरुआत होगी 10th क्लास से इस सेल्फ स्टडी मटेरियल के साथ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉय हुज आई लेवल इज at 1.35 meter from the ground spots a balloon moving with wind in horizontal line at some height from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the boys at an instant is 60 degree. After 12 seconds the angle of elevation reduces to 30 degree if the speed of the wind is 3 meter per second. Then find the height of the balloon from the ground. √3 को लीजिए 1.73, इसका मतलब √3 यूज होने वाला है। इस टाइप के क्वेश्चन में, जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्या जरूरी होता है? सिंपल सा गोल्डन रूल है कि भाई आपको डायग्राम, आपको जो फिगर है वो अच्छे से प्रोपोर्शनली बनाना आना चाहिए। नाउ एक बच्चा है 1.35 मीटर लंबा, उसने एक बैलून देखा। क्यों मैंने ऐसा बनाया? क्योंकि ये 60 डिग्री है। ये बैलून उड़ता 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 दूर चला गया, एंगल हो गया 30 डिग्री, राइट? 12 सेकंड तक उड़ता रहा, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, इसका मतलब 12 तियां 36 मीटर आगे निकल गया है वो। बच्चा कितना लंबा है? 1.35। अब इसमें क्या निकालना है मुझे ये नहीं पता, x। लेकिन अगर किसी ने आपको बताया है कि 60 डिग्री के ट्रायंगल में ये x होता है तो ये x √3 होता है, और रीजन सिंपल है, tan 60 होता है √3, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस का जो रेशियो है
वो √3/1 होता है। तो एक ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक इमेज डेवलप होगी कि ये चीज x√3 है। जब ये x√3 है तो ये भी x√3 है, ये 1.35 है। तो आपको लगेगा यार किसी तरीके से x पता लग जाए तो मामला फिट हो जाएगा यार, लाइफ बस सेट हो जाएगी, क्योंकि मैं x√3 + 1.35 कर दूंगा। तो ये जो टेक्निक्स हैं, ये जो तरीके हैं क्वेश्चन को देखने का, महसूस करने का, उसे तुरंत एक कन्वर्टेबल जगह पे लेके आने का कि भाई हाँ ये करूंगा, ये होगा और ये आंसर आएगा। ये टेक्निक अगर आपको किसी ने नहीं सिखाई है तो आपको जरूर करनी चाहिए सेल्फ स्टडी स्पीकिंग चॉक्स के साथ। नाउ tan 30 जो कि है परपेंडिकुलर, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो कि है x + 36, वो है 1/√3। √3 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 3x = x + 36, x = 18 आ चुका है। 18 × 1.73 करिए, 18√3 प्लस कर दीजिए 1.35 और बल्ले बल्ले है आपकी, बल्ले बल्ले है। क्या था इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में यह था कि आपका दिमाग कितना तेज चलता है। क्या आप इमेजिन कर पाते हैं कि वो 60 डिग्री पे बैलून जब था तो ऊंचा था, फिर वो 30 डिग्री पे दूर चला गया, 12 सेकंड में 3 की स्पीड से 36 मीटर आगे गया है। अगर ये नहीं पता है तो मैं इसे x ले लूं, मैं इसे x√3 ले लूं, इसे x√3 ले लूं, उसके बाद मैं इसको tan 30 लगा के 2 सेकंड में इसका आंसर निकाल दूं। अगर आप इस तरीके से सोच पा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो आपको हाइट्स एंड डिस्टेंस में प्रॉब्लम है, आपको डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम है, आपको क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने में प्रॉब्लम है। और अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको हाइट्स एंड डिस्टेंस जैसा आसान सा टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो अभी डाउनलोड करिए स्पीकिंग चॉक्स और पढ़ लीजिए जो पढ़ना है, सब कुछ एंड टू एंड एग्जाम्पल्स, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सब कुछ सिर्फ 349 रुपीज में। इससे अच्छा चांस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका कोई खर्चा नहीं हो रहा है, मतलब बिल्कुल ही निग्लिजिबल खर्चा हो रहा है, और आप बनने वाले हैं चैंपियन। ये रहा वादा। और इनकेस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई तो आपके पैसे वापस करने की गारंटी देता हूं मैं, राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं। फाइंड मीन एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। नाउ मीन निकालना है और मीडियन निकालना है, तो सबसे पहले ये मीन निकालने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे बेस्ट होता है, जिससे बच्चे सबसे ज्यादा घबराते हैं कि सर स्टैंडर्ड डेविएशन हमको समझ में नहीं आता। अरे क्यों नहीं समझ में आता भाई? 85 से 90 के बीच में क्या है? 87.5, ये है इसके क्लास मार्क, है ना? अब मैं 85 लूं कि 90 लूं ऑब्जर्वेशन, तो मैंने ले लिया 85 + 90 / 2। मिडल वैल्यू को बोलते हैं क्लास मार्क। ओके, नाउ इसको मैंने लिया क्लास मार्क, तो ये हो गया आपका 92.5, साफ नजर आ रहा है 5 का गैप है। ये हो गया आपका 97.5, ये हो गया 102.5, ये हो गया आपका 107.5, ये हो गया 112.5, राइट? अब फ्रीक्वेंसी में मैंने लेट से इसको ले लिया 102.5 को अज्यूम्ड मीन, मैंने मान लिया कि ये मेरा मीन है। तो अब मैं क्या करूंगा? टेबल बनाना पड़ेगा ये भी। ये है मेरा 87.5, ये है 92.5, ये है 97.5, 102.5, 107.5 एंड 112.5। फ्रीक्वेंसी है 15, 22, 20, 15, 22, 20, 18, 20, 25, 18, 20, 25, और यहां पे मैंने एक को अज्यूम में ले लिया है, इसको। अब जब मैंने इसे अज्यूम में ले लिया तो क्यों लिया? आप बोलेंगे ये भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके कर लो ना। नहीं, डायरेक्ट मेथड बहुत कंफ्यूजिंग और बहुत लंबा हो सकता है। स्टैंडर्ड डेविएशन से बच्चे डरते हैं, उन्हें लगता है बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन एक्चुअली में स्टैंडर्ड डेविएशन से अगर आप स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन करेंगे तो जल्दी होता है और आसान से होता है और करेक्ट होता है हर बार। देखिए 102 87.5 में से अगर आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 87 में से 97, 15 आएगा, और उस 15 को डिवाइड बाय 5 करेंगे तो यहां पे इस कॉलम का नाम है xi - a डिवाइडेड बाय h, क्लास साइज। ओके, तो 15 बाय ये 3 -3 आ गया, ये ऑटोमेटिकली -2 आ रहा है, ये -1 आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है।
इतनी आसान हो जाता है, इतना आसान हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन की मैं आपको क्या बताऊं। और ये देखिए 15 3 -45, -44, -20, 0, 20, 50 और 20, 70 प्लस में, और ये 45 एंड -89, -99, -109, -109, इनके बीच में जो है 39 माइनस का गैप। अब आपने जो अज्यूम ली थी 102.5, इसमें कुछ ऐड होगा, क्या ऐड होगा? -39 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी टोटल? 15 और 25 40 50 60 70 80 90 100 120। तो जिस चीज से आपने बेसिकली डिवाइड किया था, जो माइनस की थी वो तो आपने प्लस कर दिया, अज्यूमिंग आपने प्लस कर दिया। जो चीज आपने डिवाइड की थी h, उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन इस तरीके से नहीं समझ में आया है, अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन इस तरीके से नहीं समझ में आया है कि अज्यूम मीन प्लस, ये नेगेटिव क्यों आया पता है आपको? अगर अज्यूम मीन आपने ऐसी ले ली है जो एक्चुअल मीन से थोड़ी बड़ी है, तो मैथमेटिक्स उसको ऑटोमेटिकली एवरेजिंग करके यहां पे नेगेटिव साइन ले आया, ताकि आप इसको मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आएगा वो नेगेटिव आएगा और आप इससे घटाएंगे थोड़ा सा, राइट? अगर ये नंबर बड़ा होता, अगर मतलब आपने एवरेज, आपने अज्यूमिन छोटी ले ली होती तो ये नंबर पॉजिटिव आता, अगर अज्यूमिन बड़ी ले ली है तो ये नंबर नेगेटिव आया। इस ब्यूटी को अगर आप नहीं समझ पाए हैं, इस तरीके से अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको लेना चाहिए सेल्फ स्टडी का मटेरियल। और इस क्वेश्चन में भी सेम चीज है, 100 से 1500 के बीच में 1250, 1750, 2250, 2750, 3250, 3750, 4250, 4750, और यहाँ लिखा हुआ है टोटल 200 है, तो x कितना आएगा? 24, 40, 33, 22, 22, 16, 17, 260, 272, 28, एंड उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड ऑल्सो फाइंड मीन। ओ, ऊपर मीडियन भी निकालना था, सॉरी मीडियन रह गया। मीडियन का फॉर्मूला आपको, अगर इसको मैं मिटा रहा हूं, मीडियन का फॉर्मूला अगर आपको नहीं समझ में आता है कि L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, लंबे लंबे फॉर्मूले हैं, आपको परेशानी होती है, आपको नहीं समझ में आता कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, आपको नहीं समझ में आता कि भाई ये 120 था और इसके मिडल में 60 होगा, दैट इज ये 15 है, 22 एंड 15 इज 32, 37 एंड ये हो गया आपका 57, 67, 67, 77, 65, 65 एंड 85, 120। अगर आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं और आपको पता चलता है कि भाई ये है आपकी मीडियन क्लास, ये है आपकी मीडियन क्लास, तो क्या मतलब हुआ इसका? आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई एक फॉर्मूला क्यों है, ये इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला क्यों दिया हुआ है? तो भाई सिंपल सी बात है कि वो बोल रहा है कि आपकी मीडियन क्लास है, लेकिन जो लोअर लिमिट है इससे मुझे थोड़ा आगे जाना पड़ सकता है एक्चुअल मीडियन को फाइंड करने के लिए। जो लोअर लिमिट है उससे मुझे थोड़ा आगे जाना पड़ सकता है, बट कितना आगे जाना पड़ेगा? 100 से 105 के बीच में 5 गैप हैं, कितना आगे जाना पड़ेगा मुझे बस ये देखना है। तो वो ये जो फ्रैक्शन आएगा यहां पे, ये हमेशा एक प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा। क्यों? क्योंकि जो h है, जो 5 है, जो 5 स्टेप है, उसमें से 2/3 लेना है कि 3/4 लेना है कि 1/7 लेना है, क्या लेना है वो ये बता रहा है। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले को अगर आपको किसी ने इतनी अच्छी तरीके से नहीं समझाया है कि लोअर लिमिट से कितना पोर्शन आगे जाना है, कितना स्टेप आगे जाना है, उसके साइज, जो क्लास साइज है उसमें कितना फ्रैक्शन आगे बढ़ना है, तो आपको स्टैटिस्टिक्स समझ में आई नहीं है। n/2 दैट इज 60 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसकी अपॉन फ्रीक्वेंसी है 18 इंटू h है 5। अगर आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो मजा नहीं है लाइफ में।
17/18 इंटू 5। आप देख रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन आया। अरे क्वेश्चन तो कोई भी सॉल्व कर लेगा, इसका सॉल्यूशन तो दिया हुआ है ना 36 जगह पे। आपको ये समझना है कि मीडियन का फॉर्मूला, क्या आपने उसको ऐसे फील किया है आज तक? अगर आपने फील नहीं किया है तो मीडियन के फॉर्मूला आपको नहीं आता है, मीडियन आपको समझ में नहीं आया है, आपने सिर्फ रटा हुआ है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पता कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, और आप किसी भी क्वेश्चन को देख के लड़खड़ा सकते हैं। और अगर आप लड़खड़ाना नहीं चाहते हैं तो आपके पास है स्पीकिंग चॉक्स। अभी डाउनलोड करिए, अभी पेमेंट करिए, अभी से पढ़ना शुरू करिए, बोर्ड्स आने से पहले बन जाएंगे आप चैंपियन, राइट? Next question. If Sheila visited a store near her house and found that the glass jars are arranged one above the other in specific pattern, on the top layer there were 3 jars. सबसे ऊपर 3 jars थे. In the next layer 6 jars, मतलब 3 ज्यादा. थर्ड लेयर पे 9, ओहो हो, और 8वीं लेयर। तो सिंपल सी बात है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21, 24। ये जार्स लगे हुए, सबसे नीचे वाली लेयर में 24 लगे हुए, उसके ऊपर 21, फिर 18, ऐसे पिरामिड सा बना रखा है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस एपी का सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट द एपी whose terms represent the number of jars in different layers starting from the top। ये रही एपी 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 24। 3 का टेबल लिख दिया है मैंने। इज इट पॉसिबल टू अरेंज 34 जार्स इन द लेयर? भाई 34 जार कैसे हो सकते हैं? इसके बाद 27 आता, अगर और लेयर होती तो इसके बाद 30 आता, इसके बाद 33 आता, और इसके बाद 37 आता। 34 तो आता ही नहीं, 34 तो आता ही नहीं। ये तो वैसे ही लॉजिकली पता है कि इसका आंसर नो है, लेकिन अगर हमको प्रूव भी करना पड़ जाए तो हम बोल देंगे 34 इज इक्वल टू, हम लगा देंगे ना an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, कि भाई 34 क्या इसकी कोई टर्म है? 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 31 इज इक्वल टू 3n माइनस 3, 34 अपॉन 3 इज इक्वल टू n। n फ्रैक्शन आ गया है जो कि पॉसिबल नहीं है। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 11.5 नंबर की टर्म हो। 11.5 नंबर की टर्म कैसे हो सकती है? या तो 11वें नंबर की टर्म होगी या 12वें नंबर की टर्म होगी। तो अगर n फ्रैक्शन आ गया है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये टर्म इसमें नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। उसके बाद इफ देयर आर n rows layers, then find the expression to find the total number of jars in terms of n and find S8। अगर मुझे भाई Sn का फॉर्मूला पता है और अच्छे से पता है 2a प्लस n माइनस 1d होता है, तो मैं अच्छे से निकाल लूंगा 8/, पहले तो मुझे जनरल टर्म निकालनी है। जनरल टर्म निकालनी है तो जनरल टर्म कैसे निकालूंगा मैं बोलूंगा n/2, 2 इंटू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका n/2, 6 प्लस 3n माइनस 3, ये हो जाएगा 3 प्लस 3n होल इंटू n/2। इसको मैं ओपन करके भी लिख सकता हूं, 3n स्क्वायर प्लस 3n/2। ये है Sn का जनरल टर्म इस एपी के लिए, 3n स्क्वायर प्लस 3n/2। ना वो कह रहा है कि अगर ये निकाल दो और प्लस S8 भी बता दो, तो भैया 8 वैल्यू डाल दो ना, 3 इंटू 8 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 8 अपॉन 2, 64 पिज्जा प्लस 24 अपॉन 2 करना किसको नहीं आता यार। The shopkeeper added 3 jars in each layer. How many jars are there in the 5th row from the top? अरे भाई 3, 6, 9, 12, 15 है। अगर हर एक में 3-3 जोड़ रहा है तो 5th लेयर में 18 होंगे ना, 5th लेयर में 18 होंगे ना। अगर आपको एपी इतनी खूबसूरती से समझ में नहीं आया है कि ये क्वेश्चन आपको मामूली लगने लग जाए, ये क्वेश्चन आपको लगने लगे कि ये क्या है, ये मेरी तौहीन है कि मैंने एपी में इतनी मेहनत की एबी के साथ और ये क्वेश्चन आया बोर्ड में, क्या फर्क पड़ता है यार, मार्क्स तो पूरे मिल जाएंगे ना। अगर आपको एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जगह आलू के पकौड़े नजर आ रहे हैं तो प्लीज अभी डाउनलोड करिए स्पीकिंग चॉक्स और फटाफट से सॉल्व कर डालिए सारी प्रॉब्लम सिर्फ 349 रुपीज के अंदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ ट्रायंगल का फिर से आ गया क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है ट्रायंगल इज अ वेरी पॉपुलर शेप यूज्ड
in interior designing the picture given blah 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 show that triangle DPQ DEF के सिमिलर है। DPQ DEF, यार क्या ऐसे कैसे क्वेश्चन देते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, दो एंगल इक्वल है और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं बाय AA सिमिलैरिटी। क्या बताऊं मैं, जिससे ट्रायंगल्स पढ़ रखा हो स्पीकिंग चॉक्स के साथ, उसको ये क्वेश्चन मजाक लगेगा। उसके बाद इफ DP is equal to 50 and PE is equal to 70, if DP is equal to 50 and PE is equal to 70, find PQ by EF, find PQ by EF। now PQ by EF, अगर यहां पे आपको जरा सी भी एक हिंट कोई दे दे कि भाई DP और PE किसी ट्रायंगल की साइड नहीं है, PE किसी ट्रायंगल की साइड नहीं है, DP और DE ट्रायंगल की साइड है, तो बस इतनी सी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास हो तो ये क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते। ये DP अपॉन DE 50 अपॉन 120 है, तभी तो PQ अपॉन EF, क्योंकि PQ अपॉन EF ट्रायंगल की साइड है, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड, छोटे वाले ट्रायंगल की साइड, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड। अगर आप छोटे वाले ट्रायंगल से बड़े वाले ट्रायंगल को इस तरीके से कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब किसी ने आपको BPT के एक्सियम्स अच्छे से नहीं समझाए हैं। अच्छे से समझाए होते तो इसका आंसर 5/12 निकालने में आपको 10 सेकंड भी नहीं लगते। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2AB इज इक्वल टू 5DE, 2AB इज इक्वल टू 5DE, मतलब AB अपॉन DE इज इक्वल टू 5/2 है। AB अपॉन DE, AB अपॉन DE 5/2 है। मैं इसको मिटा देता हूं, AB अपॉन DE 5/2 है, मतलब ये 5 है तो ये भाई साहब 2 हैं, ये इससे छोटे हैं, ये सिर्फ इसका 40% है। अगर इस तरीके से आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो गड़बड़ है मामला। अगर ये 5/2 है तो कह रहे हैं कि भाई पेरीमीटर भी कांस्टेंट है क्या? बिल्कुल होगा। अगर ये 5/2 है तो ये भी 5/2 रेशियो होगा। जैसे कि ये 5 और 2 है, ये सपोज 5 3 15, 2 3 6 हो सकता है, रेशियो तो सेम होगा। ये 5 2 10 और 2 2 4 हो सकता है। अगर ऐसा है तो इसका पेरीमीटर भी तो 5/12 ही आएगा, सॉरी 5/2 ही आएगा। अगर ये रेशियो 5/2 है, AB अपॉन DE 5/2 है, तो पूरा की पूरा पैरामीटर भी तो 3 साइड से ही बना है, वो भी तो 5/2 ही आएगा, राइट? और लास्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि AM and DM are medians of triangle this respectively, then prove that ABM is similar to DEN. If AM and DM are medians, ABM DEN, ABM DEN। एक बात बताओ, एक छोटी सी पासपोर्ट साइज फोटो को अगर आप एनलार्ज करोगे और अगर आपकी नोज डबल हो गई है तो आपके ईयर्स भी डबल हो गए हैं, आईज भी डबल हो गए हैं, तो क्या आपके टीथ का साइज डबल होगा अगर दिख रहा है तो? तो आप बोलेंगे हाँ ये भी क्यों नहीं होगा, हर चीज उसी रेशियो में बढ़ेगी। भाई जब दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो उनके मीडियन भी तो सिमिलर होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। अगर ये साइड इसके प्रोपोर्शनल है, ये इसके प्रोपोर्शनल है, उसके हाफ्स प्रोपोर्शनल हैं, ये एंगल इसके बराबर है। आप देखिए मीडियन प्रोपोर्शनल है, साइड्स प्रोपोर्शनल है, उनके हाफ्स प्रोपोर्शनल है, B इज इक्वल टू E है, तो भाई ऐसे ऐसे ट्रायंगल्स क्यों नहीं सिमिलर हो जाएंगे? अगर ये सिमिलर ट्रायंगल आपको किसी ने इतनी अच्छे से नहीं समझा दिया कि आप किसी भी क्वेश्चन को देख के यूं चुटकी बजाते सॉल्व कर लें, तो अभी आपकी प्रिपरेशन पूरी हुई नहीं है। आपको अभी स्पीकिंग चॉक्स की ऐप डाउनलोड करनी चाहिए और 349 का ये मामूली सा कोर्स ले लेना चाहिए, जिससे आप सेल्फ स्टडी करके सिमिलर ट्रायंगल जैसे डिफिकल्ट चैप्टर्स को अपने टिप्स पे ला सकते हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटालिक, लास्ट क्वेश्चन, वाओ वी आर गोइंग ग्रेट। मेटालिक साइलोस क्या होता है? जैसे कि वो आपने देखा होगा जहां पे फूड ग्रेन स्टोर करते हैं, उसको बोलते हैं साइलोस। ओके, metallic silos are used for farmer for storing grain. Farmer Girdhar have decided to build a new metallic silos to store harvested grains in the shape of a cylinder surmounted by a cone. Very good. इसने तो बनाया भी वैसे ही है। अब हम देखते हैं, रेडियस ऑफ द बेस 1.5, हाइट 2, सिलेंडर 1.5, मतलब सेम है, हाइट 7। ओके, तो हम इसको प्रोपोर्शनल बनाएंगे।
1.5, हाइट 2 और ये हाइट है 7। थोड़ा लंबा करेंगे इसको। हाइट है 7, रेडियस है 1.5। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्लांट हाइट। अरे यार, स्लांट हाइट निकालने में क्या है, स्लांट हाइट L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये हो गया 4 प्लस 15 का स्क्वायर 2.25, ये हो गया 6.25, 625 का अंडर रूट क्या होता है, ये होता है 2.5। L आ गया 2.5 सेंटीमीटर, ओके मीटर सॉरी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पार्ट। अब कोनिकल पार्ट का कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या प्रॉब्लम है भाई, पाई और एल निकालने में। पाई भी पता है, आर भी पता है, एल भी पता है, निकाल लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड टू मेक द कर्व्ड सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ वन सैलोज एट द रेट 2000 पर मीटर स्क्वायर। भाई इसका कर्व्ड सरफेस निकालने में क्या प्रॉब्लम है, 2 पाई आर एच, और जितना भी एरिया निकले उसको 2000 से मल्टीप्लाई करने में क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से निकल जाएगा कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बनाने में, मतलब वो मेटल शीट को ऐसे गोल 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 घुमाने में, रेक्टेंगल लेके आए होंगे, उसको बेंड करके और सिलेंडर बनाया है। 2000 रुपए पर मीटर स्क्वायर की, पता नहीं कौन सी शीट लेके आए, इतनी महंगी काफी महंगी है। फाइंड द टोटल कैपेसिटी ऑफ वन सैलोस। कैपेसिटी निकालनी है तो सिलेंडर की कैपेसिटी है पाई आर स्क्वायर एच प्लस यहां गड़बड़ हो सकती है अगर ये लॉजिक नहीं पता। आपने ध्यान दिया कि मैंने साइलोस को समझाने में कितना टाइम लिया कि भाई ये कैसे होते हैं, इसमें ग्रेन्स डाले जाते हैं, बट एक बच्चा क्या ये समझ पाएगा कि ग्रेन्स तो यहीं तक भरे होंगे। ऐसा लग गया अगर किसी को कि सिलेंडर प्लस कोन कर दिया तो वहीं क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। यहां पे सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का, क्योंकि यहां तक गेहूं नहीं भरे जाएंगे या यहां तक ग्रेन्स नहीं भरे जाएंगे, ग्रेन्स भरे जाएंगे सिर्फ इस लेवल तक। ये है कॉमन सेंस। और अगर ये नहीं काम किया एग्जाम में, इसका मतलब आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम किसी ने सिंपली ब्यूटीफुली नहीं समझाया है। मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपको एक सलाह देता हूं। ये कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, यहां पे कोई आपके हजारों रुपए इधर से उधर नहीं ले रहा है, यहां पे कोई आपको वादा करके ये नहीं कह रहा है कि ऐसा नहीं होगा वैसे नहीं होगा। आप स्पीकिंग चॉक्स के चैनल पे चले जाइए, यूट्यूब पे आप देखिए, वहां पे वीडियोस हैं। आप समझेंगे कि एक 349 जैसी मामूली रकम जो आप एक बर्गर पिज्जा जैसी स्टूपिड चीज में यूं 1 सेकंड में खर्च कर सकते हैं, वो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ खुद पढ़ना सिखा रही है। इससे ज्यादा अच्छी किस्मत आपकी नहीं हो सकती। अभी डाउनलोड करिए स्पीकिंग चॉक्स की ऐप, अभी पढ़ना शुरू करिए और अच्छे से समझिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के ताने बाने को, क्योंकि 11th क्लास में वही जीतेगा जो सेल्फ स्टडी करना जानता है। और स्पीकिंग चॉक्स और आपका प्यारा अभिषेक भैया आपको बनाना चाहता है इंडिपेंडेंट। जीतो, आगे बढ़ो और ये एग्जाम को फोड़ दो। सी यू विथ मोर वीडियोस। बाय।